हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए फॉलिंग इन लव के अगले एपिसोड शुरू करें। अरुण के आदमियों ने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ मिलकर पूरे हॉस्पिटल माई ढूंढना शुरू कर दिया। फिर से हॉस्पिटल में सभी जगह खुशी को ढूंढना शुरू हो गया। अरुण के कुछ आदमी स्टोर रूम की तरफ भी गए। उन्होंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला, अंदर कोई है या नहीं देखने के लिए। तभी एक आदमी ने चालाकी से कहा, खुशी मैम मिल गई। ये सुनते ही वो लोग जल्दी से स्टोर रूम से बाहर आ गए और उन्होंने उस आदमी से कहा, कहाँ है डॉक्टर खुशी? उस आदमी ने कहा, सामने से आवाज आई थी कि खुशी मिल गई। वह लोग जल्दी से उधर चले गए। उन लोगों को जाकर पूछा, कहाँ है डॉक्टर खुशी? उन लोगों ने कहा, हमें नहीं पता, हमें अभी तक ऑन नहीं मिली। उन लोगों ने उसे हॉस्पिटल वाले लोगों को कहा, बोलो कहां से आवाज आई थी तुम्हें? तुमने ही कहा था डॉक्टर खुशी मिल गई है। वो लोग कुछ बोल पाते उससे पहले वहां अरुण दौड़ कर आया। वो जल्दी से स्टोर रूम की तरफ गया। सब लोग भी उसके पीछे स्टोर रूम की तरफ चले गए। अरुण ने जल्दी से हॉस्पिटल वालों को स्टोर रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहा। एक नर्स जल्दी से स्टोर रूम की चाबी लेकर आई और उसने जल्दी से स्टोर रूम का दरवाजा खोल दिया। अरुण और उसके आदमी जल्दी से अंदर चले गए। सब लोगों ने जल्दी से स्टोर रूम में ढूंढना शुरू किया। आपको एक कोने में खुशी बेहोश हालत में दिखाई दी। अरुण जल्दी से खुशी की ओर भागा। उसने जल्दी से खुशी को अपनी बाहों में उठाया और स्टोर रूम से बाहर लेकर आया। बाहर पहले से डॉक्टरों की एक टीम उसका इंतजार कर रही थी। जैसे खुशी को बाहर लाया गया, उसी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। अरुण बहुत डरा हुआ था। वो खुशी को बार बार होश में लाने कोशिश कर रहा था। खुशी को इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर बेड पर लिटा दिया गया। डॉक्टर जल्दी से उसे चेक करने लगे। डॉक्टर ने चेक करके उसे इंजेक्शन दिया। अरुण ने कहा, क्या हुआ है इसे? ये बेहोश क्यों हो गई है? डॉक्टरों ने कहा, यह बहुत डर गई है इसलिए बेहोश हो गई है। हम लोगों ने इसे इंजेक्शन दिया है कि कुछ देर में होश में आ जाएगी। अरुण ने कहा, कुछ देर में मतलब कितने देर में? डॉक्टर ने कहा, 1 घंटे में होश में आ जाएगी। अब तक आप उसका होश में आने का वेट कीजिए। इतना कहकर सभी डॉक्टरों से बाहर गए। एक नर्स खुशी के पास बैठ गई। अरुण ने कहा, मैं हूं यहां, तुम जा सकती हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। नर्स वहां से बाहर चली गई। वह अपने बॉस ना नहीं कह सकती थी। अरुण जाकर खुशी के पास बैठा। अरुण ने मानसी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरुण बहुत देर खुशी के पास बैठा रहा। कुछ देर बाद खुशी का होश आ गया। खुशी ने अपने सामने देखा। अरुण था, पर वह अभी भी बहुत डरी हुई थी। अरुण ने देखा खुशी होश में आ गई है, पर वह बहुत डरी हुई है। वह उसके और पास गया और खुशी से कहा, डरो मत, मैं हूं यहां। खुशी अरुण से चिपक गई और कहा, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। मुझे यहां बहुत डर लग रहा है। लोगों ने मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर रखा था। अरुण ने कहा, मैंने कह दिया है अपने लोगों से, वो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। खुशी ने कहा, फिर भी आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेले डर लग रहा है। अरुण ने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला नहीं है। तुम्हारे पास बैठा हूं, तुम लेट जाओ और आराम करो। खुशी ने कहा, मुझे नहीं लेटना। अरुण ने कहा, नहीं लेटना तो मत लेटो, पर ठीक से तो बैठो। ऐसे अनकंफर्टेबल पोजीशन में मत बैठो। खुशी ठीक से जाकर अरुण के गोद में बैठ गई। खुशी ने अपनी बाहें अरुण के गले में डाल दी। प्रणव ने भी उसे चिपक कर अपने बॉडी से लगा लिया। खुशी आधे घंटे तक अरुण को ऐसे चिपकी रही थी। जब खुशी का डर थोड़ा शांत हो गया, वह थोड़ा प्रणाम से अलग हो गई। अरुण ने कहा, तुम बहादुर हो, इतनी सी बात के लिए क्यों डर गई? तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम जहां भी होगी मैं वहां से तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा। खुशी ने कहा, कमरे में बहुत अंधेरा था, मैं बहुत डर गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और वही बेहोश हो गई। अरुण ने कहा, तुम फिक्र मत कर, आगे से मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें कहीं अकेला जाने नहीं दूंगा। खुशी ने कहा, आप मेरा नहीं, अपना ख्याल रखिए। वो लोग आपको मारना चाहते हैं। मैंने उनकी बात सुनी थी, इसलिए मैं और भी डर गई। मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। अरुण ने खुशी से कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रखूंगा, पर साथ में तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। जो तुम्हारे साथ आज हुआ है
उससे मैं तुम्हें तो कोई अकेला जाने नहीं देने वाला। वह दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहां कावेरी, रथु और आशीष आ गया। उन लोगों ने देखा खुशी अरुण के गोद में बैठी हुई है और उन दोनों को ऐसे देखकर उन तीनों को भी अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि अरुण को कभी भी किसी लड़की के इतने करीब उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन लोगों को ऐसे देखकर आशीष थोड़ा खांसा, जिससे अरुण और खुशी थोड़ा होश में आ गए, नहीं तो वो अपने ही धुन में थे। उन्होंने देखा कि सामने ऋतु, कावेरी, आशीष खड़े हो। खुशी जल्दी से अरुण के गोद से उतर गई। उसे बस शर्म आ रही थी। उसे ऐसे देखा था कावेरी और रथु ने, जो उसका आगे चलकर मजाक भी बना सकते थे। कावेरी में कहा, तुम कहां चली गई थी? मैंने तुम्हें पूरी हॉस्पिटल में ढूंढा हूं, मुझे कहीं नहीं मिली। और तुम अपना मोबाइल भी छोड़कर गई थी। अपना मोबाइल साथ लेकर जाया करो। खुशी ने कहा, मैं जब बाहर आ गई, बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल तो अंदर ही रह गया है। मैं लेने आना चाहती थी, पर आप दोनों की बात चल रही थी, इसलिए मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और मैं वैसे ही बाथरूम में चली गई। मुझे नहीं पता था तो कोई मुझे बाथरूम कैसे उठाकर स्टोर रूम में बंद कर देगा। आशीष ने कहा, क्या तुम बता सकती हो वह लोग कौन, जिसे आसानी होगी उन्हें पकड़ने के लिए? खुशी कुछ बोल पाती उससे पहले अरुण ने कहा, मैंने अपने आदमियों को कह दिया है, उन्हें ढूंढने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आशीष ने कहा, कैसे परेशान ना हूं, वह मुझे अपनी बहन के जैसी है, मैंने उसे अपनी बहन माना है। अरुण ने कहा, फिर भी आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं उसका ख्याल रखने के लिए, आप बेफिक्र रह सकते हैं अपने बहन को लेकर। आशीष ने कहा, क्या तुम्हारे लोगों को पता चल गया है कि वो लोग कौन थे? अरुण ने कहा, मेरे आदमियों ने पता करवाया है, वह हॉस्पिटल के स्टाफ में से ही थे। हमने उन्हें पकड़ लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं, पर अपना मुंह नहीं खोल रहे। आशीष ने कहा, क्या मैं अपने आदमी भेजो हेल्प करने के लिए? उन्हें अच्छे से पता है किसका मुंह कैसे खोलना है। अरुण चाहता था कि खुशी की जिसने भी हालत की है वो जल्द से जल्द मिले, इसलिए अरुण ने आशीष से कहा, तुम अपने आदमी भेज दो, मैं उनसे भी कोशिश करता हूं कि वह मुंह खोल पाता है या नहीं। आशीष ने कॉल किया और अपने आदमियों को अरुण के आदमियों के साथ मिलकर उसका का मुंह खोलने के लिए कहा। आशीष ने खुशी से कहा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या तुम्हारे फैमिली वालों को बुलाऊं? खुशी ने कहा, मेरे मां को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहती, हमें बहुत डर गई हूं, मुझे उनके सहारे की जरूरत है। अरुण भी समझ सकता था कि एक मां कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हर दुख हमसे लेकर जाती है। अरुण ने खुशी से कहा, मुझे नंबर दे दो, मैं कॉल कर उन्हें बुलाता हूं। खुशी ने अरुण को अपनी मां का नंबर दे दिया। अरुण ने जल्दी से उस नंबर पर कॉल किया और कहा, क्या मेरी बात खुशी के मां से हो रहे हैं? सामने से शालिनी जी ने कहा, हां मैं खुशी मां बात कर रही हूं, पर आप कौन हैं? अरुण ने सामने से कहा, मैं उसका हस्बैंड बात कर रहा हूं, यानी कि आपका दामाद। वो आपको याद कर रही है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया कुछ दिनों के लिए दिल्ली रहने आ जाना। शालिनी जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुमसे मिलने के लिए तो मैं जरूर आऊंगी, पर मुझे यह बताओ तुम दोनों ने शादी कब की, मुझे अब बता रहे हो। खुशी ने अरुण के हाथ से मोबाइल लिया है और कहा, वह हमारी शादी तो 2 महीने पहले ही हुई थी। मैंने आपको बताने के लिए कॉल भी किया था, पर आपका कॉल नहीं लगा था। शालिनी जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जब आऊंगी तब अपने दामाद से मिल लूंगी। खुशी ने कहा, मां जल्दी आ जाइएगा, मुझे आपकी याद आ रही है। शालिनी जी ने कहा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, तुम फिक्र मत करना, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। खुशी ने कहा, मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप भी अपना ख्याल रखना। इतना कहकर खुशी ने कॉल रख दिया। अरुण ने खुशी कहा, मां से बात करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खुशी ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद मां से बात हुई है। अरुण ने कहा, तो एक काम करो, तुम रोज शाम को अपने मां को फोन किया करो, जिससे तुम्हें अच्छा भी लगेगा और तुम्हारी मां से हर रोज बातें भी होंगी। खुशी ने कहा, यही अच्छा रहेगा, मैं उनसे बात करूंगी। अरुण ने आशीष और कावेरी से कहा, तुम लोग घर जा सकते हो, मैं हूं यहां इसके पास, वैसे भी काफी देर हो गई है, आप दोपहर उसे ढूंढ रहे हैं। कावेरी ने कहा, नहीं, मैं यहां रुक रही हूं, मेरी गलती की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। अरुण ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो, मैं सच में हूं, यहां जो भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं। कावेरी ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है,
और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूं उसकी केयर करके, इसलिए मैं यही रुक रही हूं। अरुण ने कहा, क्या तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है मुझे और खुशी को अकेला ना छोड़ने का? मेरे फीलिंग्स को भी समझो यार, नई नई शादी है हमारी। कावेरी ने कहा, वो जिस हालत में है उस हालत में तुम चाहकर भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें से करने की कोशिश भी की है तो उससे और भी दर्द होगा, और मुझे पता है तुम मुझसे और दर्द में नहीं देखना चाहोगे। अरुण ने कहा, तुम उसकी और मेरे फीलिंग्स को तो बहुत अच्छे से समझती हो। कावेरी ने कहा, तुम्हारे प्रिंस का तो पता नहीं, पर मैं उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझती हूं क्योंकि मैं भी एक लड़की हूं। अरुण ने कहा, शायद तुम लड़कियां हम मर्दों की दिल की बात समझ पाती। ठीक है, अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुको, मैं अपना थोड़ा काम करके आता हूं तब तक। आर्थू ने कहा, मैं भी इसके साथ रुक रही हूं, मेरी भी तो फ्रेंड है, मेरी भी तो जिम्मेदारी है इसकी केयर करना। आशीष ने कहा, दी है यहां, तुम चलो घर। राथू ने कहा, नहीं, मुझे यही रुकना है, मुझे घर नहीं आना, आपको जाना है घर तो आप जाइए। आशीष ने कहा, बच्चों की तरह जिद मत करो, चलो, यहां है कावेरी दी। रथु ने कहा, मुझे घर नहीं जाना, मुझे भी यही रुकना एक दोनों के साथ। अगर मैं आपके साथ घर आऊंगी तो मेरा क्या होगा मुझे पता है। सब लोग आशीष को देखने लगे। आशीष ने कहा, कुछ नहीं होगा, चलो अब बक बक बंद करो। रथु ने कहा, नहीं, मुझे पता है, आपने पहले भी 2 दिन मुझे बहुत परेशान किया है और आप आज भी यही करेंगे, इसलिए मुझे आपके साथ घर नहीं आना। रथु की इस बात पर सबके मुंह पर हंसी आ गई। अरुण ने कहा, इतना भी मत परेशान किया करो कि वह तुम्हारे साथ आने से भी डरे। इतना कहकर वो भी मुस्कुराया। आशीष ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत मीनिंग मत लीजिए उसकी बात का। कावेरी ने कहा, नहीं, हमने गलत मतलब नहीं लिया, हमने सही मतलब लिया है, तुम टेंशन मत लो, हम गलत नहीं समझेंगे। वैसे तुम दोनों की उम्र है ये सब करने की, हम कौन है बीच में बोलने वाले। आशीष ने कहा, दी आप भी शुरू हो गई। अरुण आशीष के पास आया और उसके पास जाकर उसके कान के पास कहा, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी ट्रिक जिससे बीवी को खुश रख सके तो मुझे भी बता देना, मैं ट्राई जरूर करूंगा। इतना कहकर अरुण वहां से भाग चला गया। आशीष ने कहा, अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो रुको, यहां मैं जा रहा हूं घर। रथु ने कहा, जाओ, पर जाते वक्त मेरे घर की चाबी तो देकर जाओ। क्या आज रात मेरे बिना मेरे घर में रहने का इरादा है? आशीष पीछे मुद्दा और उसने कहा, तुम्हें तुम्हारे घर की चाबी नहीं मिलेंगी। अरे जो तुम बार बार बकवास करती रहती हो ना, ये बकवास बंद करो, नहीं तो मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे तुम 8 दिन बाहर भी नहीं निकल पाओगी। आशीष इतना कहकर वहां से चला गया, पर खुशी और कावेरी रथु पर हंसने लगे। रथु ने कहा, आप लोग क्यों मुझ पर हंस रहे हो? कावेरी ने कहा, सच में तुम बहुत भोली हो, तुम्हें भाई के कहने का मतलब समझ नहीं आया। उसे तुम्हारे घर में आने में आसानी हो इसलिए उसने तुम्हारे घर की चाबी रखी है। कावेरी ने कहा, ऐसे नहीं हो सकता, मैं उनसे चाबी लेकर आऊंगी, वो कैसे कभी भी मेरे घर में आ जा सकती है, मेरी कोई प्राइवेसी है या नहीं? खुशी ने कहा, उसकी बातों को इतना सीरियस मत लो, वह तो मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। राथू ने कहा, आप लोग मेरे साथ बहुत मजाक करते हो। कावेरी ने कहा, यह बार बार छोटी सी बात पर रूठाना बंद कर दो, अब तो तुम मेरी भाभी बनने जा रही हो और ऐसे रूठ कर बैठोगी। रथु ने कहा, मैं कहां रूठ कर बैठी हूं। इतना कहकर वो मुस्कुराई। कावेरी ने कहा, यह हुई ना बात, अब लग रही हो तुम मेरी भाभी हो। उन तीनों का ऐसे हंसी मजाक कर रहा था, खुशी का डर अब खत्म हो गया था। खुशी ने कहा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम दोनों मेरे साथ खाना खाओगे? रथु ने कहा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। कावेरी ने रथु से कहा, तुम यही रुको खुशी के पास, तब तक मैं हम तीनों के लिए खाना लेकर आती हूं। इतना कहकर कावेरी खाना लेने चली गई। अरुण यहां अपने लोगों से बात कर रहा था कि उसने पूछताछ का तक लाए। अपने लोगों के पास जाने ही वाला था, तभी उसे एक जाना पहचाना शख्स हॉस्पिटल में दिखाई दिया। अरुण ने ठीक से जाकर देखा तो वह मान था। अरुण ने कहा, ये क्या कर रहे हैं इस वक्त यहां, और उनके साथ कौन है जिससे वह बात कर रहे हैं? अरुण देखने के लिए थोड़ा और झुका, पर तब तक वो शख्स जा चुका था। वो शख्स जाने के बाद मान ने भी वहां से घर की ओर निकल गया। अरुण को वह शख्स दिखाई नहीं दिया। अरुण अपने आदमियों के पास चला गया। अरुण ने अपने आदमियों से कहा, क्या इसने कुछ उगला? अरुण के सिक्योरिटी वालों ने कहा,
इस आदमी ने कहा है कि वह जो कोई भी है वह हमारे घर का ही है, पर इन लोगों को उसका नाम पता नहीं है। अरुण ने कहा, इन लोगों को हमारे परिवार की सभी लोगों की तस्वीरें दिखा दो। विहान ने कहा, ये लोग कह रहे हैं कि उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, इसलिए उनका चेहरा नहीं पहचान पा रहे। अरुण ने कहा, कोई दूसरा तरीका तो होगा ना उसे पहचानने का। उसने कौन से कपड़े पहने थे, उसकी कोई आदत या कोई निशान? विहान ने कहा, इन लोगों ने कहा है उसके दाएं हाथ पर अंगूठे के नीचे एक घाव का निशान है। अरुण ने कहा, हमारे घर में कौन ऐसा है जिसके दाएं अंगूठे पर निशान है? विहान ने कहा, अभी तक हमें घर में कोई भी ऐसा शक नहीं मिला जिसके दायां अंगूठे पर निशान है, बस एक को छोड़कर। अरुण ने कहा, कौन है वो? विहान ने कहा, आदित्य सर। अरुण ने कहा, यह नहीं हो सकता आदित्य, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। विहान ने कहा, मुझे भी आदित्य सर पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं अच्छे से छानबीन कर रहा हूं। इन लोगों ने जैसे उस शख्स का वर्णन किया था उस मुताबिक बस वह एक ही निशान आदित्य सर से मैच हो रहा है, बाकी एक भी बात मिलजुल नहीं रही। उस आदमी की हाइट इन लोगों ने 5.5 फुट बताई थी, पर आदित्य सर की हाइट तो 6 फुट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह आदित्य सर होंगे। अरुण ने कहा, क्या उस शख्स की हाइट 6 फीट थी? पता करो हमारे घर में 6 फीट की हाइट और किसकी है, देखो उनके हाथ पर यह निशान है या नहीं। विहान ने कहा, ठीक है, मैं अभी पता करता हूं। इतना कहकर उसने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया। यहां कावेरी भी उन तीनों के लिए खाना लेकर आ गई थी। खुशी, रथु, कावेरी तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद कुछ देर तिन्हों ने गप्पे मारे। कुछ देर बाद अरुण खुशी से मिलने आया। अरुण ने देखा तीनों अच्छे से गप्पे मार रहे हैं और खुशी का डर भी कम हो चुका है। अरुण ने खुशी से कहा, क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? खुशी ने कहा, पहले से अच्छा लग रहा है और थोड़ा डर भी कम हो गया है। उन दोनों को बातें करते देखकर कावेरी ने रथु से कहा, चलो थोड़ा थोड़ा घूम कर आते हैं, तब तक यह दोनों बातें कर लेंगे। रथु ने कहा, चलो चलते हैं। दोनों बाहर घूमने के लिए चली गई। अरुण आकर खुशी के पास बैठ गया। अरुण ने खुशी के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, तुम अब सच में अच्छा फील कर रही हो ना? खुशी ने कहा, मैं सच में अच्छा फील कर रही हूं। अरुण ने कहा, और हमारा बेबी? खुशी ने कहा, हमारा बेबी भी अच्छा है। अरुण ने खुशी को अपने बाहों में लिया और उसके कान के पास कहा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ करने का मन हो रहा है, क्या मैं कुछ करूं? खुशी ने कहा, आपको पता है ना मेरी तबीयत खराब है, क्या आप एक दिन भी रुक नहीं सकते हैं? अरुण ने कहा, किस तो करने दो, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। खुशी ने कहा, आप कहते हैं किस करना है और आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ये हॉस्पिटल है, कोई भी आ सकता है किसी भी वक्त। अरुण ने कहा, नहीं कोई नहीं आएगा, बस कुछ देर, ज्यादा देर तक नहीं करूंगा। इतना कहकर वो खुशी के ऊपर झुक गया और उसे किस करने लगा। अरुण ने बस किस करना शुरू ही किया था, तभी वहां एक नर्स आ गई। नर्स ने उन दोनों को ऐसे देखा और कहा, पेशेंट को इंजेक्शन देना है, क्या आप थोड़ी देर रुक सकते हैं? नर्स की आवाज से खुशी अरुण से दूर हो गई। खुशी अरुण को गुस्से से देखने लगी। अरुण खुशी के ऊपर से हट गया। नर्स ने आकर खुशी को इंजेक्शन लगाया। नर्स के जाने के बाद अरुण फिर से खुशी के पास गया। वो खुशी को फिर से किस करने वाला था, तभी खुशी ने उसे रोका और कहा, अब आप और नहीं करेंगे, कोई भी आता है। अरुण ने कहा, बस कुछ देर उस नर्स ने आकर मुझे डिस्टर्ब किया, मैं ठीक से तुम्हें किस भी नहीं कर पाया। इतना कहकर वो फिर से खुशी को किस करने लगा। अरुण खुशी को पूरी शिद्दत से किस कर रहा था। अरुण बहुत देर तक खुशी से लगा रहा। आधे घंटे बाद कावेरी और रथु घूम कर आ गए। कावेरी वार्ड के अंदर चली गई। उसने अंदर जो देखा वह देखकर वो फिर से बाहर आ गई। रथु ने कहा, क्या हुआ, तुम फिर वापस आई? कावेरी ने कहा, कुछ नहीं, डोर नॉक करना भूल गई थी। कावेरी ने वार्ड का डोर नॉक किया। डोर की आवाज सुनकर अरुण खुशी से अलग हो गया। इस बार अरुण के चेहरे पर एक मुस्कान। अरुण पूरी तरह सेटिस्फाइड था। खुशी गुस्से में थी। खुशी ने कावेरी को अंदर आकर फिर से बाहर जाते हुए देखा था। खुशी ने अरुण से कहा, आपने मुझे अपने फ्रेंड के सामने भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, क्या सोच रही होगी वह मेरे बारे में? अरुण ने कहा,
किसकी बात कर रही हो तुम? कौन आया था और कोई क्या सोचेगा? खुशी ने कहा, आप जब मुझे किस कर रहे थे तभी हाँ, डॉक्टर कावेरी आई थी और वो आपको किस करते देखकर फिर बाहर गई। अरुण ने कहा, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, उसे पता है मैं तुम्हें किस करने आया था, इसलिए वो बाहर गई थी। खुशी ने कहा, क्या उसे पता था? पर कैसे पता था? आपने तो उसे कुछ नहीं कहा था। थी, अरुण ने कहा, वो इतनी समझदार है, उसे मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद समझ गई कि मुझे क्या कहना है, इसलिए औरतों को लेकर बाहर गई और जल्दी भी नहीं आई, और हमें ऐसे देखकर वो फिर बाहर गई। इसे समझदारी कहते हैं, जो उस नर्स में बिल्कुल भी नहीं है। अरुण खुशी से बात कर रहा था, तभी फिर से एक बार डोर नॉक हुआ। अरुण ने कहा, अंदर आ जाओ। रथु और कावेरी अंदर आ गई। अरुण ने कावेरी से कहा, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। कावेरी ने कहा, मुझे लगा शायद हो गया होगा, तुम लोगों का शायद हो गया होगा, इतनी देर में। अरुण ने कहा, हो जाता, पर वो नर्स आई ना हमें डिस्टर्ब करने। कावेरी ने कहा, क्या तुम्हें और वक्त चाहिए? हम जाएं? अरुण ने कहा, नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरा काम हो गया है, तुम रुको, अब इसके पास मैं जा रहा हूं। कावेरी ने कहा, अगर तुम्हें और वक्त चाहिए तो तुम ले सकते हो, हमें कोई जल्दी नहीं, हम थोड़ा वेट कर लेंगे बाहर। अरुण ने कहा, नहीं, मेरा सच में काम हो गया है, आप लोग रुकिए यहां। खुशी ने कहा, तुम लोग आ जाओ और इन्हें जाने दो, नहीं तो यह मुझे और परेशान करते रहेंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। अरुण ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाता, मैं यहीं रुक रहा हूं, तुम दोनों जाओ, मैं तुम दोनों का घर जाने का इंतजार कर देता हूं। खुशी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इन्हें मेरे पास रुकने दीजिए, नहीं तो मैं फिर से डर जाऊंगी। अरुण ने कावेरी और रथु से कहा, तुम दोनों यहीं रुक जाओ, मैं बाजू वाले कमरे में हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो या किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आकर बता सकती हो बे झिझक। कावेरी ने कहा, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, अगर कोई भी इमरजेंसी या जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें जरूर आकर बताऊंगी। अरुण ने कहा, तो ठीक है, मैं चलता हुआ, इसका ख्याल रखना। इतना कहकर उसने रथु और कावेरी के सामने ही खुशी को किस किया और वहां से चला। अरुण के जाने के बाद कावेरी ने कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार करता है तुझसे, बेचारा कैसे तुम्हारे बिना रात काटेगा पता नहीं। इतना कहकर वो हंसने लगी। खुशी ने कहा, अब चुप भी करो, क्यों मुझे छेड़ने के पीछे पड़ी हो? अगर मैं भी तुम्हें आदित्य को लेकर चिढ़ाऊंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? कावेरी ने कहा, हम दोनों के बीच में वैसा कुछ नहीं है, इसलिए के नाम से मुझे मत चिढ़ाना। खुशी ने कहा, मुझे पता है तुम दोनों के बीच में क्या है और क्या नहीं, तुम कितनी भी अपने फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करो, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं, तुम ऐसा सब क्यों कर रही हो। मुझे पता है तुम्हारे दिल से प्यार करती हो, तो तुम नहीं चाहती समर तुम्हें लेकर आदित्य को परेशान करें। कावेरी ने कहा, यह सब तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा। खुशी ने कहा, मैं आदित्य, तुम्हें और समर्थन तीनों को भी अच्छे से जानती हूं, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा, तो इतनी छोटी सी बात कैसे छुप सकती है? कावेरी ने कहा, पर यह बात तुम आदित्य को बिल्कुल भी नहीं बताओगी। खुशी ने कहा, मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, तुम्हें जब बताना होगा तुम बता देना, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। उन दोनों की बातें चल रही थीं, तभी आर्थू ने कहा, यह आदित्य कौन है? कहीं आप अरुण सर के भाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना? खुशी ने कहा, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे, क्या हुआ? आर्थू ने कहा, मैंने अभी उन्हें बातें करते हुए सुना था कि उन्हें शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, उनके दादी जी को एक लड़की पसंद भी आ गई है और वो उन दोनों की शादी करवा देना चाहती है। कावेरी ने कहा, ये तुमसे किसने कहा? आर्थू ने कहा, मैंने हॉस्पिटल में नर्स के बातें सुनी थी। कावेरी ने कहा, क्या कह रही थी वो? रथु ने कहा, वह कह रही थी कि हमारे हॉस्पिटल की डॉक्टर अनीता और आदित्य के रिश्ते की बात पक्की हुई है। खुशी ने कहा, अनीता तो आदित्य से 2 साल बड़ी है ना? रथु ने कहा, बड़े होने से क्या होता है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, ऊपर से अपने माँ बाप की इकलौती है, काफी सालों से आदित्य से प्यार करती है, और इन बड़े लोगों में चलता है यह सब। कावेरी ने कहा, पर आदित्य ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि उसकी किसके साथ शादी फिक्स हुई है। खुशी ने कहा, खुद मुझे भी नहीं पता कि आदित्य सर की शादी फिक्स हो गई है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वह कावेरी ने कहा,
आदित्य ने क्यों नहीं बताया कि उसकी शादी फिक्स हो गई है? अगर ऐसा था तो मैं कल रात उसके साथ रात स्पेंड नहीं करती, खुशी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि खुद आदित्य को इस बात के बारे में पता होगा। अगर पता होता तो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता, वह तुम्हें जाने देता। वह तुमसे बहुत प्यार करता है और यह बात खुद उसने हम दोनों को बताई थी, और यह तुमसे खाने से भी मुझे मना किया था, कावेरी ने कहा। ऐसे कैसे उसे नहीं पता होगा? उसकी शादी की बात है। उसके बिना मर्जी के थोड़े ना उसके लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, खुशी ने कहा। एक बार तुम्हें मैं खुद उससे ही बात करनी चाहिए। ऐसे खुद से अंदाजा लगाकर कोई फायदा नहीं है। सच क्या है वही तुम्हें बता सकता है, कावेरी ने कहा। मुझे नहीं पूछना उससे कुछ। मैंने आपसे कहा है उसे आगे से मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं कैसे उससे जाकर बात करूं? अगर वो अपने लाइफ में शादी करके खुश है तो मैं भी उसके लिए खुश हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बारे में आगे कोई बात नहीं करेगा। इस टॉपिक को यहीं पर बंद कर दो और जल्दी से सो जाओ, काफी देर हो चुकी है। रथु और कावेरी के लिए बेड खुशी के बगल में लगाया गया था। रथु और कावेरी जाकर एक बेड पर सो गई। यहां रथु दिन भर भाग दौड़ करके थक गई थी, इसलिए रथु को बेड पर लेटते ही नींद आ गई। यहां कावेरी की नींद उड़ गई थी। कावेरी को बार बार आदित्य की शादी की बात याद आ रही थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखों से आए आंसुओं को पोंछ लिया। वार्ड में इतनी शांति थी कि खुशी को एहसास हुआ कावेरी रो रही। मानसी ने जाकर कावेरी को चुप करने की कोशिश नहीं की। खुशी चाहती किसकी कावेरी हीरो को अपना अपना दर्द थोड़ा कम कर ले। कावेरी रोते रोते ही सो गई। खुशी ने अपना मोबाइल लिया और अरुण को एक मैसेज किया। मैसेज में लिखा था, क्या आदित्य सर शादी कर रहे हैं? अरुण ने कहा, हां, दादी जी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है एक रिश्ता मिल गया है, उसी के बारे में बात चल रही है। खुशी ने कहा, आदित्य सर शादी करना चाहते हैं उस लड़की से? अरुण ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता उस लड़की से शादी करना चाहता है या नहीं, पर अच्छा होगा अगर वह उस लड़की से शादी कर ले तो उसे कावेरी को भूलने में आसानी हो जाएगी। खुशी ने कहा, पर आदित्य सर तो कावेरी से प्यार करते हैं, तो फिर वो कैसे शादी के लिए मान जाएंगे? अरुण ने कहा, दादी और उसे मना लेगी, उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा मत जागो। खुशी ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, इसीलिए मैं आपको मैसेज कर रही हूं। अरुण ने कहा, क्या मैं तुम्हें सुलाने आ जाऊं? तुम्हें भी पता है मैं कैसे सुलाता हूं। खुशी ने कहा, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सो जाऊंगी, आप अपना काम कीजिए। अरुण ने कहा, मैं अपना काम ही कर रहा हूं, तुम ही मुझे मैसेज करके डिस्टर्ब कर रही हो। खुशी ने कहा, गुड नाइट, अब सो जाइए, मैं आपको मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करने वाली, मैं भी सोने वाली हूं। अरुण ने कहा, ठीक है, एक अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से सो जाओ। खुशी ने अरुण का मैसेज पढ़ा और अपना मोबाइल साइड में रख दिया और वह सो गई। अगले सुबह खुशी की नींद कावेरी और रथु के आवाज से खुली। कावेरी रथु से कह रही थी, क्या तुम नींद में अच्छे से सो नहीं सकती हो? गिरा दिया ना मुझे नीचे। रथु ने कहा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मेरे बगल में कोई सोया है, मुझे अकेले सोने की आदत है, इसलिए गलती से हो गया ना, माफ कर दो ना। कावेरी ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे कितनी जोर से लगी है और तुम कह रही हो माफ कर दो। क्या आशीष के साथ भी तुम ऐसे ही करती हो? रथु ने कहा, वह मुझे सोने ही कहां देते हैं, तो मैं उन्हें बेड से नीचे गिराऊंगी, कावेरी ने वाली हूं। रथु की तरह मुस्कुराते हुए देखा और कहा, क्या कहा तुमने? आशीष तुम्हें रात भर सोने नहीं देता, अब तुम रुको, मैं उसकी खबर तो लेने को एहसास हुआ। उसने क्या कहा? उसने कहा, प्लीज 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 आप उनसे कुछ भी मत कहिए, वो तो उल्टा मुझे ही देंगे। मैंने आपको गिरा है तो उसके बदले आप जो भी कहेंगे मैं वह करूंगी, और प्लीज आप उनसे कुछ भी मत कहिए। खुशी ने कावेरी से कहा, क्या हुआ, सुबह सुबह तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? कावेरी ने कहा, इसने मुझे बेड से गिरा दिया, मेरे कमर में चोट आई है। खुशी ने कहा, जाने दो, बेचारी को पता नहीं चला होगा, इसीलिए तुम नीचे गिर गई, अब उसमें इसकी क्या गलती? और बात बात पर उसे अपने भाई का नाम लेकर चढ़ाना बंद कर दो अब। कावेरी ने कहा, ठीक है, अब से नहीं चढ़ाऊंगी, पर इससे कहे अपने हरकतों को सुधार ले, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। खुशी ने कहा, सुधरेगी, पर उसे वक्त तो दो, बेचारे बच्चों के साथ रहकर बच्ची बन जाती है,
पता नहीं आशीष कैसे भाग्य बच्चों के साथ इसे भी संभालेगा। इतना कहकर खुशी भी हंसने लगी। रथु को गुस्सा आ गया और रथु वहां से बाहर चली गई। कावेरी भी उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। कावेरी ने कहा, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। रथु और कावेरी बाहर बातें कर रही थी, तभी उन्हें सामने से आती हुई दादी जी और डॉ अनीता उसी ओर आ रही थी। वो दोनों जल्दी से वार्ड के अंदर चले गए। डॉक्टर अनीता और दादी जी कमरे के अंदर आ गए। खुशी बेड पर लेटी हुई थी। दादी जी को देखकर खुशी ने उठने की कोशिश की, पर दादी जी ने उसे उठने से रोका और कहा, लेटी रहो। खुशी वैसे ही लेटी रही। दादी जी अनीता को खुशी के पास लेकर आए। दादी जी ने खुशी से कहा, यह है डॉक्टर अनीता, मैंने इसका और आदित्य का रिश्ता तय कर दिया है, इसलिए मैं पहले इसे तुमसे मिलवाने लाई हूं। आगे चलकर तुम दोनों को ही मिलजुल कर रहना है। दादी जी ने अनीता से कहा, यह है डॉक्टर खुशी, अरुण की बीवी और तुम्हारी होने वाली जेठानी। अनीता जी ने दादी जी से कहा, मैं इसे नहीं जानती हूं। मेरे कहने का मतलब है मैं इन्हें जानती हूं और हम दोनों आगे चलकर अच्छे से रहेंगे। अनीता जी ने खुशी से कहा, क्यों जेठानी जी, सही बात कही ना मैंने। खुशी ने बस हाँ मैं अपना सिर हिलाया। दादी जी ने खुशी से कहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और घर आ जाओ। हम घर आने के बाद बाकी बातें करेंगे। मुझे अभी इसे अरुण और आदित्य से भी मिलवाना है। मैं चलती हूं, तुम अपना ख्याल रखना। टिफिन में मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे फ्रेंड लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूं, वो खा लेना। खुशी, कावेरी, रथु तीनों ने हां में सर हिलाया। दादी जी वहां से अनीता को लेकर चली गई। दादी जी के जाने के बाद खुशी ने कहा, यह डॉ अनीता तो सच में बहुत खूबसूरत है। डॉ रथु ने कहा, सच में बहुत खूबसूरत है, पता नहीं क्या लगाती है, उसे जाकर पूछना पड़ेगा वह क्या लगाती और कौन से प्रोडक्ट यूज करती है। इतना कहकर रथु उसके पीछे जाने वाली थी कि कावेरी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रुक जाओ, कहां जा रही हो, क्या जादू किया है उसने तुम दोनों पर जो तुम उसे खूबसूरत कह रही हो। खुशी ने कहा, उसने हम पर कोई जादू नहीं किया, वह खूबसूरत है तो हम उसे खूबसूरत ही कहेंगे, ना बदसूरत तो कह नहीं सकते। डॉक्टर कावेरी ने कहा, वो क्या आप लोगों को मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। रथु ने कहा, वो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है, वह तो किसी स्वर्ग से उतरी परी लग रही है। डॉक्टर कावेरी ने कहा, अब तो मैं आशीष को बताने वाली हूं, जो तुमने कहा था, अब तो रात को तुम गई। रथु ने बात बदलते हुए कहा, नहीं नहीं, उससे ज्यादा आप खूबसूरत हैं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, आप सर से कुछ भी मत कहिए, नहीं तो मैं भी आदित्य सर को बता दूंगी कि आप अनीता जी के खूबसूरती से जलती हैं। कावेरी यह सुनकर रथु को मारने दौड़ी। वह जल्दी से खुशी के पीछे जाकर छुप गई। खुशी ने कहा, यह क्या तुम दोनों सुबह से बच्चों की तरह झगड़ रहे हो, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। कावेरी ने कहा, मैं ब्रश कर कर आती हूं, तब तक तुम दोनों शुरू करो। खुशी में और आरतू ने कहा, हमें भी ब्रश करना है। कावेरी ने कहा, चलो एक साथ ये ब्रश करते हैं, बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे। रथु ने कहा, ठीक है, चलो पहले ब्रश कर लेते हैं। तीनों ने जाकर पहले ब्रश कर लिया। ब्रश करके फ्रेश होकर आने के बाद तीनों ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। आर्थू एन ने ब्रेकफास्ट का टिफिन बहुत सारे अलग अलग तरह की डिश थी। जो रथु ने कहा, क्या तुम्हारे यहां इतने सारे अलग अलग वैरायटी के ब्रेकफास्ट किए जाते हैं। खुशी ने कहा, यह तो कुछ नहीं, घर पर इससे भी ज्यादा होते हैं। रथु ने कहा, क्या हम तुम्हारे घर पर आ सकते हैं खाना खाने के लिए। खुशी ने कहा, क्यों नहीं आ सकते, तुम दोनों भी मेरी फ्रेंड हो, तुम दोनों घर आ सकती हो। रथु ने कहा, हम कब आ सकते हैं तुम्हारे घर। कावेरी ने कहा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं आने वाली खाना खाने, क्योंकि मेरे घर पर भी बहुत सारे मेनू होते हो रोज खाने में। रथु ने कहा, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूं खाना खाने। कावेरी ने कहा, क्यों नहीं आ सकती, तुम आशीष से शादी कर लो, फिर तुम्हें हर रोज इतने सारे मेनू खाने मिलेंगे। रथु ने कहा कि बिना शादी किए नहीं खाने को मिलेंगे। कावेरी ने कहा, मैं तुम्हें बिना शादी किए घर में घुसने नहीं दूंगी, तुम कहां से खा पाओगी। रथु ने कहा, तो नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे घर का खाना। कावेरी ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम आशीष से शादी नहीं करने वाली। रथु ने कहा, नहीं, मैं उनसे शादी नहीं करने वाली, वह मुझे बहुत परेशान करते हैं, अगर उन्होंने आगे चलकर भी मुझे ऐसे परेशान किया तो क्या फायदा, मेरा शादी करके क्या फायदा।
कावेरी ने कहा, अगर दो लोग रिलेशन में आए तो ऐसा होता है। खुशी से पूछ लो, क्या अरुण और उसके बीच में सब नहीं होता होगा? क्यों तुम्हें कभी कहती है कि अरुण ने उसे परेशान किया? उल्टा तुम दोनों को एंजॉय करना चाहिए। आरतू ने कहा, मुझे नहीं एंजॉय करना, यह सब तुम दोनों ही एंजॉय करो। खुशी ने कहा, क्यों चिढ़ा रही हो उसे? वह दोनों देख लेंगे, उन्हें क्या करना है? कावेरी ने कहा, मैंने तो दोनों की अच्छी के लिए है कहा था। खुशी ने कहा, यह सब जाने दो, उनका अच्छा भला वह देख लेंगे। हम अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लेते हैं, ठंडा हो रहा है। तीनों ने जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया। उन तीनों का ब्रेकफास्ट खत्म ही हुआ था, तभी वहां अरुण आ गया। अरुण ने कावेरी और रथु से कहा, तुम दोनों घर जा सकती हो, खुशी को डिस्चार्ज मिला है, मैं उसे घर लेकर जा रहा हूं। कावेरी ने कहा, ठीक है, तो हम भी घर चले जाते हैं। तुम खुशी को लेकर घर जा और उसका अच्छे से ख्याल रखो। उसे 2-3 दिन हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले संभाल लूंगी हॉस्पिटल में। अरुण ने कहा, ठीक है, मैं इसे लेकर जाता हूं। तुम लोगों को ड्राइवर घर छोड़ देगा, मैंने ड्राइवर से कहा है। इतना कहकर अरुण ने खुशी की घर जाने की तैयारी की। अरुण मानसी को लेकर मेंशन गया। अरुण ने आज ऑफिस से छुट्टी ली थी। वह जानना चाहता था कि वह कौन है जो खुशी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पेंशन आते ही अरुण ने खुशी को अपने कमरे में छोड़ा। उसने सिक्योरिटी को कहा कि वह खुशी को अच्छे से सिक्योरिटी दे। खुशी की सिक्योरिटी, अरुण ने खुशी की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। वो नहीं चाहता था कि आगे चलकर खुशी के साथ ऐसा फिर से कोई हादसा हो। अरुण अपनी स्टडी रूम में गया। स्टडी रूम में विहान और आदित्य पहले से ही थे। अरुण ने आकर आदित्य से कहा, आई क्या तुम्हें कुछ पता लगा? आदित्य ने कहा, हमारे घर में एक और ऐसा आदमी है जिसके अंगूठे पर कट भी है और उसकी हाइट 6 फीट है। अरुण ने कहा, कौन है वह? विहान ने कहा, मान सर, उनके हाथ पर वो कट का निशान है। उनके हाइट 6 पर थे और जब हादसा हुआ था तब वह हॉस्पिटल में ही थे। अरुण ने कहा, पर इन सबूतों के आधार पर हम उसे पकड़ तो नहीं सकते, हमें कोई ठोस सबूत चाहिए। आदित्य ने कहा, हमें मान चाचा पर नजर रखनी चाहिए, तभी हमें सबूत मिल पाएगा। अरुण ने कहा, मैन चाचा पर ध्यान रखते हुए इतना याद रखना कि मान चाचा के आदमी हम पर नजर बनाए हुए हैं, इसलिए जो भी करोगे उन्हें पता नहीं होना चाहिए। आदित्य ने कहा, आपको कैसे पता मान चाचा के आदमी हम पर नजर बनाए रखे हुए हैं? अरुण ने कहा, मैंने भी मान चाचा को हॉस्पिटल में देखा था, तभी मैंने आदमियों को काम पर लगाया। उन्होंने ही मुझे बताया कि मान चाचा के आदमी हम पर नजर बनाए रखे हुए हैं। आदित्य ने कहा, तो इसका मतलब हमें जो भी करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा, नहीं तो हम जो भी कर रहे हैं वह नहीं पता चल जाएगा और हमारे हाथ से निकल जाएंगे। विहान ने कहा, मैं आपने कुछ आदियों को काम पर लगा देता हूं, वो ऐसे कामों में माहिर है और काम इतने सफाई से करते हैं कि कोई पता तक नहीं लगा सकता। अरुण ने कहा, ठीक है, तुम अपने आदमियों को काम पर लगा देना और उनसे अपडेट लेते रहना। विहान ने कॉल करके अपने आदमियों को काम पर लगाया और उनसे कहा, हमें 1-1 मिनट की खबर चाहिए। उन लोगों ने कहा, आपका काम हो जाएगा, इंतजार करें। वह लोग एजेंट बनकर काम पर लग गए। आदित्य ने भी अपने कुछ आदमियों को काम पर लगा दिया। आदित्य जल्द से जल्द रिजल्ट पाना चाहता था। वह मान चाचा को पकड़ना चाहता था, वह भी रेंगे हाथ, जिससे अरुण को आदित्य पर नाज हो और वो आदित्य की तारीफ करे। आदित्य ने अच्छे से सब लोगों को काम पर लग दिया था। यहां दादी जी अनीता को लेकर घर आई थीं, सबसे मिलवाने के लिए। अनीता भी सब लोगों से मिलना चाहती थी। दादी जी अनीता को पहले आदित्य से मिलवाने गई। आदित्य अभी स्टडी रूम से अपने कमरे में आया था तो कुछ काम ही कर रहा था कि दादी जी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। आदित्य ने दरवाजा खोला तो देखा दादी जी के साथ कोई लड़की है। आदित्य ने दादी जी को अंदर आने के लिए कहा। दादी जी अनीता को लेकर अंदर चली गई। उन्होंने अनीता को चेयर पर बिठाया और आदित्य से कहा, इसे मिलो, ये डो अनीता, ये हमारे हॉस्पिटल में ही काम करती है। मैंने तुम्हारे लिए इसका लाया है और मैं चाहती हूं तुम इससे शादी करो। आदित्य ने कहा, पर दादी जी मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? अभी तो मैं कितना छोटा हूं। दादी जी ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, अरुण की शादी के बाद तुम्हारा ही नंबर है। शादी का तो उसकी शादी तो हो गई, अब तो मैं करनी चाहिए। आदित्य ने कहा,
दादी जी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूं। दादी जी ने कहा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और लड़की है जिसे तुम चाहते हो, उसे शादी करना चाहते हो? आदित्य ने कहा, नहीं, मेरे लाइफ में कोई लड़की नहीं है। फिल्म में शादी नहीं करना चाहता। शादी करके शादी के इस बंधन में इतनी जल्दी में लटकना नहीं चाहता हूं। दादी जी ने कहा, पर फिर तुम कब शादी करना चाहते हो? आदित्य ने कहा, मैं आपसे अब कह नहीं सकता मुझे कब शादी करनी है, पर अभी तो नहीं करनी है। दादी जी ने कहा, अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, हम तुम दोनों की सगाई कर देते हैं। फिर तुम जब चाहे शादी कर लेना, अपना मत कहना। मेरी उम्र हो गई है, मेरा पता नहीं कब क्या हो जाएगा। हिस्ट्री मेरी आंखें समझकर तो मुझसे शादी नहीं, पर सगाई तो करो। अपने नाम का तो हो गया है, अब उस मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी एक बार शादी हो जाएगी तो मैं फिक्र से आजाद हो जाऊंगी। आदित्य ने कहा, दादी जी, आपको इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। वक्त का किसे पता होता है? ऐसे में तुम्हें कह रही हूं ना, जल्दी से शादी कर लो। शादी ना तो सही समय तो कर लो। अब तुम्हें मेरी कसम है, हफ्ते सगाई कर रहे हो तुम इसी। आदित्य ने कहा, ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं इस हफ्ते सगाई कर लूंगा। मुझे इसे जाने के लिए वक्त चाहिए। मैं ऐसे किसी के साथ शादी तो नहीं कर सकता ना। दादी ने कहा, ठीक है, तुम सुबह कर लो जिसे जान लो। हमने तुम्हारी सगाई की खुशखबरी पूरे घर में सुना देती हूं। इस संडे को तुम सगाई कर रहे हो। आदित्य ने कहा, ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अब मैं निकलता हूं, मुझे ऑफिस जाना है। दादी जी ने कहा, एक काम कर लो, जाते वक्त इसे भी हॉस्पिटल छोड़ देना। रास्ते में ही तो हॉस्पिटल है, इसी बहाने से तुम दोनों में बातचीत होगी। आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं छोड़ देता हूं। इतना कहकर वो अनीता को लेकर नीचे पार्किंग में चला गया। आदित्य ने अपनी गाड़ी निकाली। अनीता जाकर आदित्य के गाड़ी में बैठ गई। आदित्य ने गाड़ी शुरू कर दी। गाड़ी हॉस्पिटल की ओर जा रही थी। गाड़ी में पूरी तरह शांति थी। दोनों भी चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए थे। अनीता ने कार फैली शांति को तोड़ते हुए कहा, आप क्या करते हैं ऑफिस में? विहान ने कहा, मैं आपने कुछ आदियों को काम पर लगा देता हूं। वो ऐसे कामों में माहिर है और काम इतने सफाई से करते हैं कि कोई पता तक नहीं लगा सकता। अरुण ने कहा, ठीक है, तुम अपने आदमियों को काम पर लगा देना और उनसे अपडेट लेते रहना। विहान ने कॉल करके अपने आदमियों को काम पर लगाया और उनसे कहा, हमें एक एक मिनट की खबर चाहिए। उन लोगों ने कहा, आपका काम हो जाएगा, इंतजार करें। वह लोग एजेंट बनकर काम पर लग गए। आदित्य ने भी अपने कुछ आदमियों को काम पर लगा दिया। आदित्य जल्द से जल्द रिजल्ट पाना चाहता था। वह मान चाचा को पकड़ना चाहता था, वह भी रेंगे हाथ, जिससे अरुण को आदित्य पर नाज हो और वो आदित्य की तारीफ करें। आदित्य ने अच्छे से सब लोगों को काम पर लग दिया था। आदित्य ने कहा, भाई का बिजनेस संभालने काम। अनीता ने कहा, महीने के कितने कमाते हो? आदित्य ने कहा, फिक्र मत करो, जितना काम आता हूं इतने में तुम अपनी लाइफ अच्छे से काट सकती हो, इतना मैं तुम्हें कह सकता हूं। अनीता ने कहा, रकम बताओ, कितने कमाते हो? ऐसे घुमा फिरा के बात मत करो। आदित्य ने कहा, तुम महीने के जितने कमाती हो उतने में एक दिन का काम आता हूं। अनीता ने कहा, इसका मतलब आप महीने के 60 लाख कमाते हो। आदित्य ने कहा, कभी कभी इससे ज्यादा भी, मिनिमम में इतना कमाता हूं। अनीता ने कहा, तुम तो बहुत अच्छे से कमाते हो, शायद मैं तुम्हारे सैलरी के 10% भी कमा पाती तो लाइक इतने अच्छे से जाती। आदित्य को अनीता की यह बात सुनकर थोड़ी हंसी आई। आदित्य ने अनीता से कहा, तुम्हें तो ज्यादा पैसे कमाने हैं। अनीता ने कहा, बुढ़ापे में ये तो वैसे काम आएंगे, अभी ज्यादा कमाऊंगी तो तब के भी दिन अच्छे से गुजर पाऊंगी। आदित्य ने कहा, तुम्हें क्या कमाने की जरूरत है, मैं कमा लूंगा तुम्हारे लिए, तुम बस खर्च करना। अनीता ने कहा, क्या आप सच में मुझसे शादी करेंगे? मुझे लगा आप बस दादी जी का मन रखने के लिए हां कह रहे हैं। आदित्य ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी दादी के बात टाल नहीं सकता। अगर वह चाहती मैं तुमसे शादी करूं तो मैं तुमसे शादी करूंगा। अनीता ने कहा, अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो फिर डॉक्टर कावेरी का क्या होगा? आदित्य ने अनीता की तरफ देखा और कहा, तुम कावेरी के बारे में क्या जानती हो? अनीता ने कहा, मुझे हॉस्पिटल की सारी खबर रहती है, किसका किसके साथ क्या चल रहा है,
और मैंने आप दोनों की बातें भी सुन ली थी। जब आप कावेरी के केबिन में बातें कर रहे थे, मुझे पता है ऐसी किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है लोगों की बात चोरी छुपे सुनना। जब तक दिल में मुझे कोई अच्छा मसाला सुनने नहीं मिलता, तब तक मुझे रात को अच्छी नींद नहीं आती। आदित्य ने कहा, बहुत अलग हैबिट है तुम्हारी। इस हैबिट की वजह से कभी किसी प्रॉब्लम में मत फंसना। अनीता ने कहा, नहीं फंसाऊंगी, ये मेरा टैलेंट है। अब तक कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया। मैंने तुम दोनों की भी बातें सुन ली थी क्या? तुम दोनों मुझे पकड़ पाए नहीं ना? मैंने बताया। तब तुम्हें पता चला कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी। आदित्य ने कहा, तुम बहुत टैलेंटेड लग रही हो। क्या पेशेंट को भी अच्छे से ट्रीट करती हो? अनीता ने कहा, पेशेंट के मांगने में कोई भी लापरवाही नहीं करती। काम काम है और फन फन है। आदित्य ने कहा, लो तुम्हारा हॉस्पिटल आ गया। अनीता ने बाहर देखा तो सच में हॉस्पिटल आ गया था। अनीता ने कहा, आपके साथ वक्त कैसे कटा पता ही नहीं चला। अगर आपके पास वक्त हो तो आप मेरे साथ अंदर आ सकते हैं। मैं आपको अपना केबिन दिखाती हूं। आदित्य ने घड़ी में वक्त देखा। घड़ी में अभी 10 बजे थे। उसके पास आधे घंटे का वक्त था। आदित्य ने कहा, चलो थोड़ा वक्त है मेरे पास। अनीता ने कहा, तो फिर चले, केबिन भी देख लेंगे और साथ में एक एक कॉपी भी हो जाएगी। आदित्य गाड़ी से उतरा और अनीता के साथ हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अनीता और आदित्य अनीता के केबिन की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें सामने से आती हुई कावेरी दिखाई दी। कावेरी ने भी उन दोनों को आते हुए देखा, पर कावेरी ने उन्हें देखकर भी अनदेखा किया और आगे चले गई। यह बात आदित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आदित्य ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, वह भी अनीता के साथ चला गया। कावेरी को देखते ही आदित्य का मूड बदल गया। चलते चलते ही वो रुक गया। आदित्य ने अनीता से कहा, जब देखो मुझे कुछ ज़रूरी काम है, बाय है, हम फिर कभी कॉफ़ी पियेंगे और तुम्हारा केबिन देखेंगे। अनीता ने कहा, ये सब आप कावेरी के वजह से कर रहे हो ना, आपको मुझे बहाने देने की ज़रूरत नहीं। मैं सच जानती हूँ, आपको अच्छा नहीं लगा, उसने आपको इग्नोर किया, इसीलिए आप यहाँ से जा रहे हो ना। आदित्य ने कहा, क्या तुम अपने कान लगाकर लोगों के दिल की बात भी सुनती हो? अनीता ने कहा, कुछ वैसे ही समझ लो। आदित्य ने कहा, ठीक है, फिर मिलेंगे, अब मैं चलता हूँ। इतना का करो, वहाँ से चला गया। जाते वक्त उसे फिर से एक बार कावेरी दिखाई दी, पर इस बार उसने उसे इग्नोर कर दिया। कावेरी अपने किसी पेशेंट से बात कर रही थी। कावेरी ने आदित्य को देखा था, पर उसे नहीं लगा था कि उसे इग्नोर कर कर चला जाएगा। आदित्य ने कावेरी को इग्नोर किया, इस वजह से कावेरी को बहुत बुरा लगा। कावेरी, मैं अपने पैशन प्रो का मेन आपसे बाकी बातें बाद में करूँगी, अब आप जाकर रेस्ट करें। इतना कहकर वो केबिन के अंदर चली गई। कावेरी को बहुत बुरा लगा था जब उसे आदित्य ने इग्नोर किया था। कावेरी ने कहा, अगर तुम भी यही चाहते हो तो यही सही, तुम अपने लाइफ में आगे बढ़े हो तो मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। आदित्य भी कावेरी को उसको इग्नोर करने की वजह से परेशान था। आदित्य ने कहा, ये सच में आगे बढ़ गई है, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? अगर वह आगे बढ़ना चाहती है तो मुझे भी मूव ऑन करना चाहिए। इतना कहकर आदित्य ने गाड़ी शुरू कर दी। आदित्य वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। यहाँ विहान के आदमी होने पता कर लिया था। खुशी को कमरे में बंद करने में मान का ही हाथ है। उनके पास इस बार प्रूफ भी था। विहान प्रूफ लेकर अरुण के पास आया। अरुण अपने कमरे में बैठकर ही काम कर रहा था। खुशी भी लैपटॉप में कुछ कर रही थी। विहान ने अरुण के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा खुला ही था। अरुण ने उसे अंदर आने के लिए कहा। अंदर आकर विहान ने अरुण को एक पेन ड्राइव दिया और कहा, इस पेन ड्राइव में वो सारे सबूत हैं जो हमें हॉस्पिटल से मिले हैं। ये सबूत हमें मान सर को पकड़ने में हेल्प करेंगे। अरुण ने विहान से वो पेन ड्राइव लिया और उसे अपने लैपटॉप पर लगाया। वह देखने लगा, आखिर ऐसा क्या सबूत मिला है जिससे वह मान चाचा को पकड़ सकता है। अरुण ने वह रिकॉर्डिंग खोलकर देखा तो उस रिकॉर्डिंग में मान किसी से कह रहा था कि उस लड़की को जैसे लाई वह अकेले या बाहर दिखे तो उसे उठा दो और हॉस्पिटल से बाहर मत लेकर जाना। हॉस्पिटल के अंदर एक एक पलों में ऐसी जगह छुपा दो जो मिल भी ना पाए, उसे खाना पीना बिल्कुल ना, और दोबारा मुझे कुछ भी पूछने के लिए कॉल भी मत करो और किसी के सामने मेरा नाम तो बिल्कुल भी मत लेना, नहीं तो तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हो सकता है।
और एक बात याद रखना, जब भी वो मिले मुझे गुड न्यूज़ मिलनी चाहिए। अरुण का वारिस इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। यह रिकॉर्डिंग खुशी भी सुन रही थी। खुशीनर यह सुनते ही अपने मुंह पर हाथ रखा और नीचे बैठ गई। उसने एक हाथ अपने पेट पर लगाया और कहा, यह जो भी कोई है इसे सजा मिलनी चाहिए। ये मेरे बच्चे को मारने निकला है। अरुण खुशी के पास गया। अरुण को पता था खुशी अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। मुझे खोने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच नहीं सकती। अरुण ने खुशी को दिलासा देते हुए कहा, यह जो भी कोई है मैं इसे पकड़ लूंगा। मैं इसे हमारे बच्चे को कुछ भी करने नहीं दूंगा। खुशी ने कहा, पर मेरे बच्चे ने इसका क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है? अगर मेरे सामने आ जाएगा तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसी सजा दूंगी, किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। अरुण ने कहा, ठीक है, मैं उसे तुम्हारे सामने ही लेकर आता हूँ। तुम्हें उसे क्या सजा देनी है वह तुम दे देना। अरुण ने विहान से कहा, पुलिस को बुलाओ और पुलिस को यह सबूत दे दो। आज के आज मुझे लॉकअप में चाहिए, नहीं तो यह हमारे बच्चे को और नुकसान पहुंचाने की सोच सकता है। विहान नव जल्दी से अरुण के कहने पर पुलिस को कॉल किया। 10 मिनट में पुलिस रायाजादा मेंशन में आ गई। जैसे पुलिस मेंशन में आ गई, विहान उनके पास गया। विहान ने अपने वाला पेन ड्राइव उन्हें दिया और सब दिखाते हुए कहा, हमारे घर में एक क्रिमिनल है, आप उसे पकड़ कर लेकर जाइए, नहीं तो वह घर में और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस वालों ने कहा, ठीक है, हम देख लेंगे, आप तब तक अभी घर वालों को यहाँ बुला लीजिए, जिससे वह क्रिमिनल किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विहान ने सब लोगों को हॉल में बुला दिया। एक एक करके सभी लोग हॉल में आ गए। अरुण और खुशी भी आ गए। वहाँ पर कोई नहीं था तो आदित्य था, बाकी सब आ गए। सब लोगों ने आते ही पहले विहान से कहा, क्या हुआ तुमने हम सब लोगों को इतनी जल्दबाजी में क्यों बुला लिया? क्या कुछ हुआ है? विहान ने कहा, हमारे घर में खुलेआम एक क्रिमिनल घूम रहा है, उसे ही ढूंढना है, पर वह आप लोगों का इस्तेमाल कर सकता है छुपने के लिए, इसलिए सब लोगों को नीचे बुला लिया गया है। मैं सिक्योरिटी हेड होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों की हिफाजत करूं। सावित्री जी ने कहा, वह कौन है? जल्दी से बता दो। विहान ने कहा, उसे ही ढूंढने के लिए पुलिस आई है। तभी विहान के पीछे से पुलिस अंदर आ गई। सब लोगों ने कहा, ये पुलिस क्यों आई है यहाँ? विहान ने कहा, एक क्रिमिनल को ढूंढने आई है, प्लीज आप लोग इन्हें कॉर्पोरेट कीजिए। समर ने कहा, क्यों नहीं, हम लोग इन्हें जरूर कॉर्पोरेट करेंगे, बोलो हमें क्या करना है। पुलिस वालों ने कहा, मैं आप लोगों को जो भी कहने के लिए कहूँगा वह आप लोगों को बस कहना है, हमें आप लोगों की वॉइस चाहिए। सब लोगों ने कहा, हम लोगों की वॉइस क्यों चाहिए? आप तो क्रिमिनल को ढूंढने आए हो, तो आपको हमारी वॉइस क्यों चाहिए? पुलिस वालों ने कहा, क्योंकि क्रिमिनल आप में से एक है, हमें आप सब लोगों की वॉइस लेनी होगी। सावित्री जी ने कहा, आपको सब लोगों की वॉइस मिलेंगी, आप लेना शुरू कीजिए, मैं भी देखती हूँ आपको कौन आपको वॉइस देने से मना करता है। पुलिस वाले आगे आए, उन्होंने एक एक की वॉइस लेना शुरू कर दिया। उस वॉइस को वह पेन ड्राइव वाली वॉइस से मिलाने लगे। अभी तक किसी की भी वॉइस उस वॉइस से मैच नहीं हुई थी। अब मान की वॉइस लेना बाकी था। पुलिस वाले मान के पास गए और उन्होंने मान की वॉइस ले ली। उन्होंने उस वॉइस को पेन ड्राइव वाले वॉइस से मैच की तो वॉइस मैच हो रही थी। एक पुलिस ऑफिसर ने 2 कांस्टेबल को मान को अरेस्ट करने के लिए कहा। जल्दी से कांस्टेबल आगे आए और उन्होंने मान के हाथ में हथकड़ी पहना दी। मान ने कहा, आप ये क्या कर रही है? आप लोगों ने मुझे क्यों हथकड़ी पहना दी? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आप क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं ना? उस पुलिस वाले ने कहा, हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं है। मान ने कहा, पर आप लोगों ने मुझे हथकड़ी क्यों पहनाई है ये तो बता दीजिए। पुलिस वाले ने मान को रिकॉर्डिंग सुनाई और कहा, तुम्हारी रिकॉर्डिंग इस रिकॉर्डिंग से पूरी तरह मैच हो गई है, इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। मान ने कहा, पर यह रिकॉर्डिंग मेरी है ही नहीं तो मेरे वॉइस से कैसे मैच होंगी? अरुण ने कहा, पर वह आवाज़ और आपकी आवाज़ बिल्कुल एक जैसी है और मैंने आपको हॉस्पिटल में भी देखा था, ये दोनों इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। मान ने कहा, तुम अपनी दुश्मनी मुझसे इस तरह ले रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा खेल खेलोगे। अरुण ने कहा, शुरुआत आपने ही की है, आप मेरे बच्चे को मारना चाहते थे। आपको क्या लगता है आप मेरे बच्चे को मारना चाहते थे और मैं आपको ऐसे ही जाने दूँ? अगर मैंने आपको ऐसे जाने दिया, अगर मैंने आपको ऐसे ही जाने दिया तो यह मेरी गलती होगी। अरुण ने पुलिस वालों से कहा, आप इन्हें लेकर जाइए। कांस्टेबल मान को लेकर बाहर जाने लगे। मान ने कहा, अरुण तुम अच्छा नहीं कर रहे, याद रखना जब भी बाहर आऊँगा तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरुण ने कहा, मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, बल्कि आपको कीमत चुकानी
आपने कल मेरे बच्चे के साथ करने की कोशिश की है, इसके लिए आपको क्या लगता है मैं आपको पुलिस स्टेशन भेजकर इतनी आसानी से जाने दूंगा? तो ये आपकी गलत सोच है। अब देखो आपके साथ क्या होता है। मान ने कहा, बस मुझे छुटकारा बाहर आने दो, फिर देखो क्या होता है। इतना कहकर वह पुलिस के साथ चला गया। पुलिस के जाने के बाद दादी जी ने खुशी से कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने यह बात हम लोगों को क्यों नहीं बताई? मानसी कुछ कह पाती उससे पहले अरुण ने कहा, जिसे पता चला उसने क्या किया आपने ही देखा ना, और किसी को पता चल जाता जिसे मेरा वारिस इस दुनिया में आने से प्रॉब्लम है, वह क्या करते इसके साथ, इसलिए हमने ज्यादा लोगों को नहीं बताया था। दादी जी ने कहा, जिसे बच्चे से प्रॉब्लम था वह तो जेल में गया है, बाकी लोगों से क्या डरना, बाकी सब लोग तो अपने लोग हैं। अरुण ने कहा, इन लोगों में भी कुछ लोग ऐसे हैं बस कहने के लिए अपने लोग हैं, नहीं तो इनके भी मन में जहर घुला हुआ है। सावित्री जी ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? पता है तुम अपने बच्चे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि परिवार पर ही गलत इल्जाम लगाओ। अरुण ने कहा, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो सच है वह कह रहा हूँ। महेश जी ने कहा, नहीं तो पहले से ही तुम्हें हम लोगों से प्रॉब्लम है, तुम क्या हमारे लिए अच्छा सोचोगे? इतना कहकर वो वहां से चले गए। एक के बाद एक सभी लोग वहां से चले गए। खाना भी खुशी को लेकर अपने कमरे में चला गया। अरुण ने कमरे में जाकर एक बार फिर पुलिस को कॉल किया और कहा, मुजरिम को अच्छे से निगरानी में रखो, मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी हालत में बाहर निकले। पुलिस ने कहा, रायजादा साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने की कोशिश करूँगा। आप अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रखिए, क्योंकि आपके दुश्मन आपके घर में बहुत ज़्यादा हैं। अरुण ने कहा, वह तो है, हमारे घर में हमारे दुश्मन ज़्यादा हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने बच्चे और वाइफ को लोगों से अच्छे से प्रोटेक्ट करूँ। पुलिस वाले ने कहा, अगर दोबारा आपको हम लोगों की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करना, हम फिर आ जाएंगे। अरुण ने कहा, ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को ही याद करूँगा, तब तक आप अपने मुजरिम का ख्याल रखें। इतना कहकर अरुण ने कॉल रख दिया। खुशी ने अरुण से कहा, इस घर में हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए ज़्यादा खतरा है, हम किसी और जगह शिफ्ट नहीं हो सकते। अरुण ने कहा, इस घर में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं और तुम पर नज़र रखने के लिए भी। अगर दूसरी जगह शिफ्ट होंगे तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहेगा। इस घर में तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सब लोगों को पता ही इस घर की सिक्योरिटी कितनी टाइट है, अगर यहाँ से बाहर गए तो जो हमारे दुश्मन हैं उन्हें मौका मिल जाएगा। खदुशी ने कहा, पर मुझे डर लग रहा है, अगर किसी ने फिर हमारे बच्चे के साथ कुछ करने की कोशिश की तो। अरुण ने कहा, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारा डरा अभी दूर कर देता हूं, मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। अरुण खतुशी को लेकर लैपटॉप के सामने गया। उसने खतुशी के सामने एक स्लाइड ओपन की। उस पर रायजादा मेंशन का मैप बनाया हुआ था। उसमें आप में बहुत जगह रेड सिग्नल दिखाई दे रहे थे। अरुण ने खतुशी से कहा, तुम्हें जो रेड सिग्नल दिखाई दे रहे हैं यह हमारी सिक्योरिटी है। खतुशी ने ठीक से देखा तो वो लोग करीब से भी 100 से भी ज्यादा होंगे। खतुशी ने अरुण से कहा, यह तो बहुत सारे लोग हैं, और यह क्या हमारे कमरे के बाहर ही 5 से 6 लोग हैं, पर मुझे कभी यह लोग दिखे क्यों नहीं? अरुण ने कहा, इनमें से कुछ लोग अंडरकवर सिक्योरिटी गार्ड है तो कुछ लोग नौकर के कपड़ों में है, इसलिए वह तुम्हें कभी नहीं दिखे, और हमारे कमरे के बाहर इतने सारे लोग इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे साथ फिर से कोई ऐसी हरकत ना करें, नहीं तो पहले बस एक ही था। खुशी ने कहा, पर इतने सारे लोगों को सैलरी कितनी देनी पड़ती होगी? अरुण ने कहा, यह सब लोग अच्छी तरह ट्रेन है, इसलिए इनके एजेंसी को मुझे 1 करोड़ महीने का पैकेज देना पड़ता है। खुशी ने कहा, इतने सारे पैसे आप बस सिक्योरिटी के लिए खर्च करते हो तो आपके पास पीछे बचता क्या है? अरुण ने कहा, तुम अपने पति को क्या इतना गरीब समझती हो? 1 करोड़ रुपये मेरे बस 1 दिन की कमाई है। खुशी ने शौक होते हुए कहा, क्या कहा आपने? आप इतने सारे पैसे कमाते हो? मुझे नहीं पता था कि आप इतने सारे पैसे कमाते हो। अरुण ने कहा, इसमें शौक होने की क्या बात है? इसका मतलब तुम अपने पति को अभी तक अच्छे से जानती भी नहीं हो, वह कितना कमाता है और कितना खर्च करता है। खुशी ने कहा, आपने कभी पता करने का मौका ही नहीं दिया, नहीं तो मैं इतनी गरीबी के दिन नहीं जीती। अरुण ने कहा, बोलो क्या पता करना चाहती हो तुम? खुशी ने कहा, मुझे पता करना है आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। अरुण ने कहा, बस इतनी सी बात तो ठीक है, चलो कल मेरे साथ मैं तुम्हें दिखाई देता।
वह बताने की जगह मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है और वह आगे चलकर तुम्हारे और बच्चे के नाम होने वाली है। खुशी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी आप ही रखिए। अरुण ने कहा, मैं इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखकर भी क्या कर सकता हूं? जैसे मुझे लगेगा मेरा वक्त आ गया है तब मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे और बच्चे के नाम करने वाला हूं। जिस दिन तुम लोग अपनी आगे की जिंदगी आराम से काट सकते हो, मैं तुम्हें बिजनेस भी सिखाने वाला हूं, जब आगे चलकर तुम्हारे काम आएगा। खुशी ने कहा, मुझे कुछ नहीं सीखना है, आपका काम आप ही सीखे और अपने पास ही रखिए। अरुण ने कहा, सीख लो, मेरे साथ कब क्या हो जाएगा ये खुद मुझे भी पता नहीं है। आगे चलकर एक काम है, तुम्हारे काम आएगा। मेरे इतने सारे दुश्मन हैं कि मुझे जब मैं घर से बाहर निकलता हूं लौट कर वापस आऊंगा या नहीं यह भी पता नहीं होता। खुशी ने कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। अरुण ने कहा, मैं तुम्हें बस एग्जाम्पल दे रहा था, वैसे नहीं कह रहा था कि कहीं मेरे साथ कुछ और आगे चलकर बता नहीं सकता कब क्या होगा, इसलिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा हमारे बच्चे के लिए। खुशी ने कहा, आपने कहा था ना घर में खतरा नहीं है और बाहर खतरा है, तो आप सारा काम घर पर क्यों नहीं करते, आप बाहर क्यों जाते हो? अरुण ने कहा, मेरे बहुत सारे काम बाहर ही होते हैं, घर में बस कुछ ही काम है जो मैं कर सकता हूं और मैं डर कर घर में तो नहीं बैठ सकता ना। खुशी ने कहा, पर आप जब भी बाहर जाएंगे अपना ख्याल रखेंगे, नहीं तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। अरुण ने कहा, मैं अपने साथ तुम दोनों की जान भी खतरे में नहीं डाल सकता, तुम दोनों घर में ही सेफ हो। खुशी ने कहा, ठीक है, आप हमें लेकर मत जाइए, पर अपना ख्याल तो रख सकते हैं ना, और दिन में 2-3 बार आप हमें कॉल करेंगे। अरुण ने कहा, ठीक है, तुम जैसे कहती हो वैसे करूंगा, तुम्हें कॉल किया करूंगा, तुम बस हमारे बच्चे का ख्याल रखना। खुशी ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूं? अरुण ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम? खुशी ने कहा, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मेरे पास फिलहाल बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैंने हॉस्पिटल से अपनी सैलरी एडवांस ली हुई है, मैं आपको मेरे पास आने के बाद दे दूंगी। अरुण ने कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? खुशी ने कहा, फिलहाल तो मुझे 2000 की जरूरत है। अरुण ने कहा, इतने सारे पैसे तुम्हें चाहिए क्यों? खुशी ने कहा, हर किसी को जरूरत की चीजें खरीदनी होती है, जो पता कर खरीदी नहीं जाती, मुझे भी खरीदनी है। अरुण ने कहा, क्या खरीदना ये तो बताओ। खुशी ने कहा, अगर आपको नहीं देना तो मत दीजिए, ये क्यों पूछ रहे हैं, किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए, क्या लेना है? आप इतने कमाते हैं, उसमें से मैंने बस 2000 ही तो मांगे हैं। सवाल तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपकी पूरी जिंदगी के कमाई मांगी है। अरुण ने कहा, क्या मैं तुमसे यह भी नहीं पूछ सकता कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? खुशी ने कहा, मैं आपसे कभी पूछती हूं आप इतने पैसों का क्या करते हैं? तो फिर आप क्यों मुझे पूछ रहे तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? अगर आपको नहीं देने तो सीधा ना कर सकते हैं। अरुण ने कहा, जब तक तुम नहीं बताती तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, तब तक मैं तुम्हें पैसे देने वाला नहीं हूं। मुझे भी तो पता चलना चाहिए मेरी बीवी की क्या जरूरत है। खुशी ने कहा, नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, अब अपने पैसे अपने पास ही रखिए, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। अरुण ने कहा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तो पूछा तो था, क्यों चाहिए, बस बता दो क्यों चाहिए और ले लो मेरा, और कुछ कहना नहीं है। खुशी ने कहा, मुझे नहीं बताना आपको मुझे पैसे क्यों चाहिए। अरुण ने कहा, तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर और वहां से स्टडी रूम में गया। खुशी को भी बहुत गुस्सा आया था। खुशी ने गुस्से में कहा, बात तो ऐसे कर रही जैसे लाखों रुपए मांग लिए, 2000 इनके लिए हाथ के मैल जैसा है, फिर भी दे नहीं दे रहे। मेरी किस्मत ही फूटी है, अब कल फिर से पैदल जाना पड़ेगा। खुशी कुछ देर के लिए सोना चाहती थी। खुशी जाकर बेड पर लेट गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। यहां अरुण स्टडी रूम में अपना कुछ काम कर रहा था। तभी वहां विहान आ गया। विहान ने कहा, सर आपने मुझे बुला लिया। अरुण ने कहा, मेरा एक काम कर दो, मुझे एक डेबिट कार्ड ला कर दो, मेरे पर्सनल अकाउंट का। विहान ने कहा, ठीक है, मैं अभी बैंक कॉल करके डेबिट कार्ड भिजवाने के लिए कहता हूं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। आधे घंटे बाद विहान फिर से अरुण के पास आया। यानी अरुण लेकर डेबिट कार्ड दे दिया और कहा, इसका पासवर्ड आप खुद सेट कीजिए। अरुण ने कहा, ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जा सकते हो। विहान वहां से चला गया।
विहान के जाने के बाद अरुण वह डेबिट कार्ड लेकर अपने कमरे में गया। ओमान से डेबिट कर देकर खुश करना चाहता था। अरुण ने आकर देखा तो खुशी सो गई थी। अरुण ने डेबिट कार्ड अपनी जेब में रखा। अरुण वहां से अपने केबिन में चला गया। देखते देखते डिनर का वक्त हो गया। प्रणाम नीचे डिनर करने से पहले डिनर कर रही थी। अरुण अपने काम में उलझा हुआ था, इसलिए उसने खुशी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरुण ने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर लिया और फिर से अपने स्टडी रूम में चला गया। खुशी बस अरुण को जाते हुए देखती रही। उसे गुस्सा बहुत आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। अरुण जाकर फिर से अपने काम पर लगा। अरुण का काम बहुत देर तक चल रहा था। काम खत्म कर कर अपने कमरे में आया तो उसने देखा खुशी सो चुकी है। उसने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 12 बजे थे। अरुण भी जाकर खुशी के बगल में लेट गया, ब्लैंकेट डाला और उसके माथे पर किस किया और वह भी सो गया। अगली अरुण खुशी से पहले उठा और ऑफिस के लिए निकल गया। उससे कुछ जरूरी काम करने थे जो कल अधूरे रह गए थे। 7 बजे खुशी की आंख खुली। खुशी ने कमरे में देखा तो अरुण कहीं नहीं था। खुशी ने कहा, लगता है आज भी मेरे उठने से पहले ऑफिस के लिए निकल गए। कितना काम करते हैं, इतना पैसा लाकर कहां रखने वाली है क्या पता। मैंने मांगा तो मुझे ना ही दिए। इतना कहकर वो बेड से उठी और शावर लेने चली गई। उसे आज भी हॉस्पिटल जाने के लिए जल्दी निकलना था। कुछ देर बाद खुशी रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए उसे जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लिया और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अरुण ने जाते वक्त ड्राइवर से कह दिया था कि वह खुशी को हॉस्पिटल छोड़े और लेने भी जाए। ड्राइवर के आने से पहले खुशी घर से निकल गई थी। खुशी हर दिन की तरह आज भी उसने म्यूजिक प्ले किया और कान में हेडफोन डाले और वो हॉस्पिटल के रास्ते पर चलने लगी। यहां ड्राइवर खुशी को लेने आया। उसने एक नौकर से पूछा, खुशी मैम कहां है? उन्हें बोलिए गाड़ी रेडी है। नौकर ने कहा, पर वो तो कुछ देर पहले ही निकल गई। ये सुनकर ड्राइवर ने कहा, पर सर ने तो कहा था कि खुशी मैडम को हॉस्पिटल छोड़े, वह अब मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। अरुण ने कहा, तुम पीछे से कैसे आओगी? खुशी ने कहा, पैदल। क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है? अरुण ने कहा, तुम पैदल क्यों आना चाहते हो? तो तुम घर से पैदल आई हो। खुशी ने कहा, हां। अरुण ने कहा, तुम क्या पागल हो गए हो? इतने दूर से पैदल आ रहे हो? घर में इतनी सारे गाड़ी हैं, उनमें से किसी गाड़ी को लेकर आ सकती थी। मुझसे गुस्सा हो तो क्या पैदल आकर खुद पर गुस्सा निकाल लोगी? जरा उस बच्चे के बारे में तो सोचो। खुशी ने कहा, आप अपनी गाड़ी से जाइए, क्यों मेरा वक्त जाया कर रहे हैं? पहले से मुझे देर हो गई है। अरुण ने कहा, अगर देर हो गई है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूं। खुशी ने कहा, मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपकी गाड़ी में नहीं आना, आप जाइए। अरुण को खुशी के ऊपर बहुत गुस्सा आया था। उसका तो मन कर रहा था इसे उठाकर गाड़ी में बिठाए, पर उसने अपने गुस्से को शांत किया और कहा, ठीक है, तुम्हें मेरे कार में नहीं आना तो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी रोक देता हूं। तुम टैक्सी से आना, पर पैदल मत आना। अरुण ने जल्दी से टैक्सी रोकी और खुशी को टैक्सी में बैठने के लिए कहा। खुशी ने टैक्सी वाले से कहा, आप जाइए, मुझे नहीं आना। टैक्सी वाले ने कहा, नहीं आना तो खाली फोकट मेरा टाइम वेस्ट करा। अगर आपको नहीं आना तो टैक्सी क्यों रोकी? इतना कहकर टैक्सी वाला वहां से चला गया। अरुण को अब बहुत गुस्सा आया था। अरुण ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम क्या कर रही हो? तुम्हें भी पता है क्या? खुशी ने कहा, आप मुझ पर गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? मैंने आपको कहा था टैक्सी रोकने के लिए, नहीं ना, फिर आपने क्यों रोकी? अरुण ने कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी रोकी। अब तुम्हें जैसे आना है वैसी आवो, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर अरुण गुस्से से जाकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसने ड्राइवर से कहा, अभी चलो। ड्राइवर ने कहा, पर हम तो हॉस्पिटल जा रहे थे ना। अरुण ने कहा, तुम्हें जितना कहा है उतना करो, सवाल मत पूछो। ड्राइवर ने गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ ली, पर उसका ध्यान खुशी की तरफ था। उसने देखा खुशी चक्कर खाकर गिरने वाली है। उसने अरुण से कहा, सर, वह खुशी मैम। अरुण ने कहा, तुम्हें कहा है ना ऑफिस, चलो। ड्राइवर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, सर, खुशी मैम को चक्कर आ रहे हैं। अरुण ने खुशी की तरफ देखा तो खुशी चक्कर खाकर गिर गई थी। अरुण जल्दी से गाड़ी से उतरा और खुशी की तरफ जाने लगा।
खुशी को आकर किसी ने भी नहीं उठाया था। खुशी वैसे ही रास्ते पर पड़ी हुई थी। लोग खुशी के बगल से जा रहे थे, उसे देख रहे थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी उसे उठाने की। अरुण को यह देखकर लोगों पर बहुत गुस्सा आ गया। एक नौकर ने उसे एडवाइस देते हुए कहा, सर, तुम पर गुस्सा करे इससे पहले तुम सर कल कॉल करके बता दो कि मेरे आने से पहले ही खुशी मैम हॉस्पिटल के लिए निकल गई। एक तो अरुण सर खुशी मैम के लिए प्रोडक्ट है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी नौकरी तो गई समझो। ड्राइवर ने कहा, मैं अभी सर को कॉल करके बताता हूं, मुझे अपने नौकरी से हाथ में दो ना, उसके बाद सर जो कहेंगे वह मैं करूंगा। ड्राइवर ने जल्दी से अरुण को कॉल किया। अरुण अपनी एक मीटिंग में था, पर फिर भी उसने ड्राइवर का कॉल रिसीव किया। ड्राइवर ने कहा, सर, मेरे आने से पहले खुशी मैम हॉस्पिटल के लिए निकल गई है। अरुण ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, जल्दी आ जाओ। ड्राइवर ने कहा, सर, मैं आपने कहा था उसी वक्त आ गया था, पर मैम 8:30 पर घर से निकल गई है। अरुण ने कहा, तो वह अब तक हॉस्पिटल भी पहुंच गई होगी। ठीक है, मैं देखता हूं, पर कल से ध्यान रखना। इतना कहकर अरुण ने कॉल रख दिया। अरुण ने जल्दी से मीटिंग खत्म कर ली और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वह खुशी को डेबिट कार्ड देना चाहता था, इसीलिए वह सीधे हॉस्पिटल निकला। हॉस्पिटल के रास्ते पर ही था, उसकी गाड़ी आ गई। तब भी ड्राइवर ने कहा, सर, खुशी मैम। अरुण ने कहा, कहां है? ड्राइवर ने रास्ते के किनारे दिखाते हुए कहा, वो देखो पैदल चल रही है। अरुण ने कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी रोक दी। अरुण गाड़ी से नीचे उतरा और खुशी के सामने जाकर खड़ा हो गया। अरुण को ऐसे अचानक सामने देखकर खुशी थोड़ा डर गई। खुशी ने कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं? अरुण ने कहा, यह तो मुझे तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम पैदल क्यों जा रही हूं। खुशी ने कहा, मेरा मन किया इसीलिए मैं पैदल जा रही हो, उससे आपको क्या? अरुण ने कहा, चलो चलकर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूं। खुशी ने कहा, मुझे आपकी गाड़ी में नहीं आना। अरुण ने कहा, अब क्या हुआ, तुम्हें क्यों मेरी गाड़ी में नहीं आना? खुशी ने कहा, मैं आपकी गाड़ी में आना अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं है देने के लिए। अरुण ने कहा, कल की बात को लेकर अभी गुस्सा हो मुझसे। खुशी ने कहा, मैं क्यों गुस्सा होंगी आपसे? अरुण ने कहा, तो फिर मेरे गाड़ी में आकर बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूं, मैं भी वहीं जा रहा हूं। खुशी ने कहा, तो आप जाइए, मैं आ रही हूं पीछे से। अरुण जल्दी से खुशी के पास गया। उसने खुशी को अपने गोद में उठाया। तब तक ड्राइवर भी गाड़ी लेकर उनके पास आ गया था। पेव ने खुशी को गाड़ी में बिठाया और उसके मुंह पर पानी मारा। कुछ देर बाद खुशी होश में आ गई। जैसे खुशी होश में आ गई, अरुण ने उसे कहा, तुम ठीक तो हो ना? खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया और वह गाड़ी से नीचे उतरने लगी। अरुण ने कहा, क्या अभी भी तुम्हें अपनी जिद पर अड़े रहना है? देखा ना, खुद के जिद पर अड़े रहने का नतीजा क्या हुआ था? चक्कर खाकर गिर गई थी, कोई भी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया होता तो। खुशी ने अपने पेट पर हाथ फिराया और कहा, यह सब आपकी गलती है। अगर आप कल मुझे पैसे दे देते तो मैं टैक्सी नहीं तो बस से जाती है, नौबत ही नहीं आती। आपको तो जानने की पड़ी थी मुझे पैसे क्यों चाहिए, जिससे मैंने आपसे लाखों रुपए मांगे हो। अरुण ने कहा, इसका मतलब तुम्हें पैसे हॉस्पिटल आने जाने के लिए चाहिए थे। तुम ये बात मुझे बता भी सकती थी, पर तुमने क्यों नहीं बताई? खुशी ने कहा, इतनी छोटी सी बात भी क्या बताने की चीज है? अगर आपसे पैसे लेने के लिए हर बात आपको बतानी पड़ती है तो मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अरुण ने कहा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम पैदल जा रही थी, और यह कितने दिनों से हो रहा है? खुशी ने कहा, 2-3 दिन से। अरुण ने कहा, तुम 2-3 दिन पैदल आ रही हो जा रही हो, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम दोनों हो। खुशी ने कहा, मुझे भी पता है मैं अकेली नहीं हूं, हम दोनों हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं करती भी क्या? आपसे मांगे थे पर आपने भी दिए नहीं। अरुण ने अपने जेब से एक डेबिट कार्ड निकाला और खुशी के हाथों में देते हुए कहा, मैं तुम्हें कल ही देने आ रहा था पर तुम सो गई थी, इसे ले लो और तुम्हें जितनी चाहे उतनी रकम तुम इसमें से निकाल सकती हो, यह मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। खुशी ने कहा, नहीं चाहिए मुझे आपका, यह अपने लिए रखें, मुझे देने की जरूरत नहीं है। अरुण ने कहा, मैंने कहा ना, मैंने ये तुम्हारे लिए ही बनवाया है।
मैं तुम्हें कल शाम को भी देने आया था और रात को भी, पर तुम सो गई थी और मैं अभी भी हॉस्पिटल यह तुम्हें देने आ रहा था जिससे तुम अपना जरूरत का सामना ले सकती हो। खुशी ने कहा, सच में आपने ये मेरे लिए बनवाया है, इसमें से जो चाहे वो न ले सकती हूं। अरुण ने कहा, हां मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम जो चाहे वह ले सकती हो। खुशी ने कहा, इसमें कितने पैसे हैं? अरुण ने कहा, मुझे भी ठीक से नहीं पता, पर हो सकते 50-60 करोड़। खुशी ने कहा, क्या कहा आपने? 50-60 करोड़? उसने वह कार्ड अरुण की तरफ फेंका और कहा, मुझे नहीं चाहिए, यह आप ही रखे। मैं क्या पागल हो गई हूं इतने सारे पैसे साथ लेकर घूमने के लिए? अरुण ने कहा, यह कार्ड है, पैसे नहीं है। जो तुम इतना डर रही हो, जब तक तुम पिन इंटर नहीं करोगी कैसे पैसे निकलेंगे? खुशी ने कहा, फिर भी मैं इतनी बड़ी रकम वाला कार्ड अपने साथ लेकर नहीं घूम सकती, आप मुझे कोई छोटी रकम वाला कार्ड दे सकते हैं। अरुण ने कहा, तुम यह कार्ड लोगी और इसमें से पैसे भी निकालोगी, वह भी आज ही। अगर तूने इसमें से पैसे नहीं निकाले तो मैं घर आने के बाद पनिशमेंट जरूर मिलेगी। इसका पासवर्ड तुम्हारे बर्थ डेट के पहले 4 डिजिट है। खुशी ने अरुण के हाथ से वो कार्ड लिया और बहुत संभाल कर अपने बैग में रखा। अरुण खुशी की हरकत देखकर मुस्कुराया और उसने मानसी से कहा, यह इतनी भी कीमती चीज नहीं है तुम जिससे उसे इतना संभाल कर रख रही हो। खुशी ने कहा, आपके लिए नहीं होगी, पर मेरे लिए यह बहुत कीमती चीज है। अरुण ने कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए यह इतनी कीमती चीज है तो तुम इसे संभाल कर रख सकती हो। खुशी ने कहा, आप यही मुझे देने आए थे ना? अब आपने दे दिया, आप अपने काम जा सकते हैं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। अरुण ने कहा, रुको, अभी भी कुछ काम है। इतना का कर रहा है, अपने जेब से अपना वॉलेट बाहर निकाला और उसमें से कुछ कैश भी निकाली। अरुण ने वो कैश खुशी के हाथों में दे दी और कहा, ये लो कुछ पैसे। खुशी ने गिनकर देखा तो वह 6000 थे। खुशी ने कहा, मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, आपने कार्ड दे दिया है ना, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उसमें से ले लूंगी। अब मुझे सिर्फ 500 बस हो गए। इतना करो। उसने 500 की नोट निकालकर बाकी पैसे फिर से अरुण को देने के लिए आगे बढ़ाए। अरुण ने खुशी से कहा, रहने दो इसे, और तुम्हें जो खरीदना है वह खरीद लो। खुशी ने कहा, इतना कह रहे तो मैं ले लेती हूं, और मुझे जो चाहिए वह खरीद लेती हूं। हॉस्पिटल से छूटने के बाद मैं अर्तु और कावेरी को लेकर शॉपिंग करने जाऊंगी। अरुण ने कहा, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। हॉस्पिटल से आते वक्त मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहा हूं, उसी गाड़ी से आना और उसी गाड़ी से जाना। आगे से मुझे तुम पैदल चलती हुई नहीं दिखनी चाहिए, और कल का दिन फ्री रखना, हम बाहर जा रहे हैं। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं कल हॉस्पिटल से छुट्टी ले लूंगी, अब आप जाइए, मैं भी चलती हूं। अरुण ने कहा, रुको, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ता हूं, फिर मैं भी चला जाता हूं। इतना खजार उसने ड्राइवर को गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ लेने के लिए कहा। ड्राइवर ने भी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले ली। कुछ ही देर में अरुण की गाड़ी हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। वहां से खुशी जल्दी से गाड़ी से उतरी और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। उसे अरुण के गाड़ी से उतरते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा। वह आपस में बातें करने लगे। उन लोगों को अब बातें करने के लिए एक नया टॉपिक मिल गया था। खुशी अरुण के गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। सब लोग उसे घूर कर देख रहे थे, जैसे कि उसने कुछ क्राइम किया हो। खुशी ने सभी के नजरों को इग्नोर किया और वह कावेरी के केबिन में चली गई। उसके जाने के बाद आपस में बातें करने लगे, ये अरुण सर के गाड़ी क्या कर रहे अरुण सर, और इसके बीच में क्या कुछ चल रहा है। उस दिन भी अरुण सर इसके लिए पूरा हॉस्पिटल सर पर ले रहे थे। उनमें से एक लड़की ने कहा, ऐसे नहीं हो सकता, अगर सच में इन दोनों के बीच में कुछ होता तो तुम्हें लगता है इतनी सिंपल आती। इसे देखकर कहीं से लगता है अरुण सर को सूट भी करती होगी। सब लोग उस लड़की के बात से एग्री हो गए और खुशी के ऊपर हंसने लगे। उन लोगों के हंसी की आवाज कावेरी के केबिन तक आ रही थी। कावेरी ने कहा, इन लोगों को क्या हुआ, इतना हंस क्यों रहे हैं, क्या बात है? खुशी ने कहा, पता नहीं लोगों को क्या हुआ, मैं आई तो मुझे घूर कर देख रहे थे और मेरे अंदर आने के बाद हंसने में लगे। कावेरी ने कहा, रुको, मैं अभी पता करती हूं, आखिर बात क्या है। कावेरी ने एक नर्स को कॉल किया और उसे अंदर आने के लिए कहा। नर्स कुछ ही देर में अंदर आ गई। उसने अंदर खुशी को नहीं देखा और सीधे कावेरी से कहने लगी, डॉक्टर, आपको पता है आज क्या हुआ? कावेरी ने कहा,
बोलो क्या हुआ? उस नर्स ने कहा, वह आपके साथ काम नहीं करती डॉक्टर खुशी। वह आज अरुण सर के गाड़ी में आई थी। सब लोग बातें कर रहे हैं कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आपको पता है उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कावेरी ने कहा, हाँ मुझे पता है। और दोनों के बीच क्या चल रहा है? उस नर्स कहा, क्या आप मुझे बताएगी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है? कावेरी ने कहा, तुम्हें क्यों जानना है उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? अगर वह दोनों अपने प्राइवेट लाइफ एक्सपोज नहीं करना चाहते तो तुम क्यों जानना चाहती हो? उस नर्स ने कहा, मैं नहीं जानना चाहती, सब लोग जानना चाहती हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। क्या आपको कुछ पता है? अगर पता है तो मुझे भी बता दीजिए। कावेरी ने कहा, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तुम पूरे हॉस्पिटल में कर दोगी, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें ना बताऊं। और मां से भी यही चाहती होगी कि तुम्हें कुछ पता ना चले। उस नर्स ने कहा, खुशी मैम, ऐसा क्यों चाहे कि उन दोनों के रिलेशन के बारे में किसी को पता ना चले? कावेरी ने खुशी की तरफ हाथ करते हुए कहा, तुम खुद ही उससे पूछो। नर्स ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे खुशी खड़ी थी। नर्स डर गई। उसने कहा, खुशी मैम आप। वह नर्स इतना डर गई थी कि वो वहां से बाहर चली गई। उसकी हिम्मत नहीं थी कि खुशी के सामने खड़ी रहे। कावेरी ने कहा, डर तो लगता है इसे, पर ये अपनी हरकतें छोड़ेगी नहीं। खुशी ने कहा, जाने तुम, जिन्हें बात करनी है करने दो, हम किसी का मुंह तो नहीं पकड़ सकते ना। और मुझे इन छोटे मोटे बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आर्थू ने कावेरी ने कहा, यह अच्छी बात है कि तुम्हें लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी ने कहा, अगर हर बार लोगों की बातें सुनते रहे तो हम तो टूट जाएंगे। लोग अच्छी बातें करती हैं और बुरी भी। कावेरी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को बातें करने देते और हम जाकर हमारा काम करते हैं, नहीं तो हमारे पेशेंट भी बातें करने लग जाएंगे कि हमारी डॉक्टर अच्छी नहीं है। कावेरी और खुशी जल्दी से पेशेंट के वार्ड में चले गए। उनकी विजिट का वक्त हो गया था। देखते देखते लंच ब्रेक भी हो गया। खुशी कावेरी लंच करने कैंटीन में ही चली गई। आर्थू ने भी उन्हें कैंटीन में ही ज्वाइन कर लिया। वह लोग लंच करने एक टेबल पर बैठे थे, पर कैंटीन में बैठे सारे लोग खुशी को ही देख रहे थे। ये बात कावेरी ने और रथु ने भी नोटिस कर ली। रथु ने कहा, ये सारे लोग तुम्हें क्यों देख रहे? क्या तुमने कुछ किया है? उसने उसके हस्बैंड के गाड़ी में आकर गलती की है। उसे आते हुए हॉस्पिटल के सारे स्टाफ ने देख लिया है और पूरी हॉस्पिटल में अब यही बातें चल रही हैं, इसलिए सब लोग उसे ऐसे देख रहे हैं। आर्थू ने कहा, लोगों को तो बस बातें बनाना और बातें फैलाना ही आता है। खुशी ने कहा, तुम दोनों इस झमेले में मत पड़ो, कहने दो जिन्हें क्या कहना और देखने दो जिसे देखना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। इतना कहकर खुशी अपना खाना खाने लगी। कावेरी और रथु ने भी अपना खाना खा लिया। खुशी ने रथु और कावेरी से कहा, क्या तुम आज हॉस्पिटल छूटने के बाद फ्री हो? कावेरी और रथु दोनों ने कहा, हां हम फ्री है। खुशी ने कहा, क्या हम शॉपिंग करने जा सकते हैं? कावेरी ने कहा, जरूर जाएंगे, बहुत दिन हो गए हम शॉपिंग पर ना ही गए। आर्थू ने कहा, हम जो नया मॉल खुला है वहां जाएंगे, सब लोग कहते हैं वहां कपड़े बहुत अच्छे हैं। खुशी ने कहा, पर वो मॉल तो बहुत महंगा है। कावेरी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम दोनों के पास पैसे वाले आदमी हैं, थोड़ी उनकी जेब भी खाली कर दो। खुशी ने कहा, मुझे इन्होंने सुबह डेबिट कार्ड दिया है। आर्थू ने कहा, क्या मैं आशीष सर से मांग सकती हूं उनका कार्ड, क्या वो मुझे देंगे? कावेरी ने कहा, क्यों नहीं देगा तुम्हें, एक बार मांग कर देखो, अगर नहीं दिया तो मुझे आकर बताना, फिर मैं देखती हूं उसको। रथु ने कहा, ठीक है, मैं एक बार मांग कर देखती हूं देते हैं या नहीं। सब लोग खाना खाकर वहां से चले गए। रथु पहले आशीष के पास गई। उसने आशीष से कहा, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूं, क्या आप मुझे देंगे? आशीष ने उसे अपने ओर खींचा और अपने गोद में बिठाया और कहा, देने जैसा मांगोगी तो जरूर दूंगा, अगर उल्टी पुल्टी चीज मांगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। आर्थू ने कहा, क्या आप मुझे अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, मुझे शॉपिंग करने जाना है मासी और कावेरी के साथ। आशीष ने कहा, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? आर्थू ने कहा, है। आशीष ने कहा, तुम मुझसे क्यों मांग रही है? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम मुझसे क्यों मांग रही हो? उन पैसों से करो शॉपिंग। आर्थू कहां? खुशी को अरुण सर ने दिए हैं, इसलिए मैं आपसे मांगने आई। आशीष ने कहा, वह अरुण सर की वाइफ है, उसे देगा,
नहीं तो किसे देगा? तुम मेरी वाइफ थोड़ी हो जो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। रथु ने कहा, पर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देता है ना, फिर आप क्यों नहीं दे सकते? आशीष ने कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे देकर बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं पैसे देने वाला नहीं हूं। कहा, आप बहुत बुरे हो, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो इसलिए ऐसे कह रहे हो। आशीष ने कहा, तुम्हें जो कहना है वह तुम कह सकती हो, पर मैं तुम्हें पैसे देने वाला नहीं हूं, इसलिए अपनी ट्रिक मुझ पर मत आजमाना, फायदा होने वाला नहीं है। इससे अच्छा होगा तुम अपने काम में ध्यान दो। रथु ने कहा, सच में आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इतना कहकर वह आशीष के जूस से उठी और वहां से भाग चली। आशीष ने कहा, यह गुस्सा होने वाली बात नहीं थी, इसलिए गुस्सा होना छोड़ दो और काम पर लग जाओ। रथु बहुत चिड़ी हुई थी। रथु ने गुस्से में कहा, आपको बस मेरे साथ सोना आता है, मेरी जरूरतों को पूरी करना नहीं। कोई आशीष ने कहा, अगर तुम ये सोचती हो तो ठीक है, मैं आज से तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। अगर तुम्हारे साथ सोने से तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं, प्लीज से अच्छा है मैं बाहर पैसे देकर किसी के भी साथ हो सकता हूं, उल्टा उन्हें तो मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे। रथु को यह सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपने बगल में रखा मेडिसिन का एक बॉक्स उठाया और उसे आशीष को, आ जाओ, जहां पर उनके साथ सोना है सो जाओ, तुम सब मर्द एक जैसे हो, अपने काम बना तो चलते पड़े। आशीष ने कहा, तुम मेरे कहने का गलत मतलब ले रही हो। रथु ने कहा, मैं आपके कहने का मतलब अच्छे से समझ गई, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहां से रोते हुए कावेरी के केबिन में चली गई। कावेरी ने रथु को वहां देखकर कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रथु ने कहा, आपके भाई बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे कार्ड देने से मना किया। कावेरी ने कहा, तुम इतनी सी बात के लिए रो रही हो, मैं बात करती हूं उससे, तुम अपना रोना बंद कर लो। रथु ने कहा, यह इतनी सी बात नहीं है, उन्होंने मुझे यह भी कहा, अगर तुम्हारे साथ सोने के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे तो मैं पैसे देकर किसी के साथ भी सो सकता हूं, वह कम पैसे लेंगे। और इतना कहकर और जोर जोर से रोने लगी। कावेरी ने कहा, ऐसा कहा उसने, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ इसी बात करने की? रुको, मैं अभी उससे कॉल कर कर उसे डांटती हूं, आगे से उसकी हिम्मत नहीं होगी तुमसे ऐसी बात करने की। रथु ने कहा, आप उनसे कुछ भी नहीं करूंगी, मैंने उसे कहा है आज के बाद अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना, जिसके साथ सोना है उसके साथ सो जाओ। कावेरी ने कहा, तुमने सीरियसली उसके साथ ऐसी बात की दाद देनी पड़ेगी, आज तक मेरी भी हिम्मत नहीं हुई उसके साथ ऐसी बात करने की। रथु ने कहा, अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो मैं कैसे चुपचाप सुनूंगी, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। खुशी ने कहा, तुम एक काम कर लो, कुछ दिन उसके साथ बात ही मत करो, वो अपने आप लाइन पर आ जाएगा। रथु ने कहा, मैं कुछ दिन क्या, मैं उसके साथ बात ही नहीं करने वाली, जाने दो उन्हें, जिस लड़की के पास भी जाना है कोई नहीं इनका गुस्सा से पाएगी, इसलिए इतने दिन सिंगल थे। कावेरी ने कहा, उसे बिल्कुल भी लगता है तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम वहां से इतने गुस्से में रोती हुई वहां से आई हो, फिर भी तुम्हें देखने के लिए, मनाने के लिए नहीं आया, तुम उसे डिजर्व भी नहीं करती हो, तुम एक काम कारपो उसे छोड़ दो। रथु ने कहा, मैं उन्हें छोड़ने वाली हूं, मुझे भी नहीं देखना है, वो कैसी बातें करते हैं मेरे साथ, बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनते, बस अपने मन की करते, जब चाहे तब मुझे पास बुलाते हैं, जब चाहे तब मुझे खुद से दूर करते हैं। कावेरी ने कहा, तुम अब शांत हो जाओ और जाकर पनाह काम करो, हॉस्पिटल से छूटने के बाद बाहर जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे, और फिक्र मत करो, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, हम दोनों हैं ना, तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए। रथु ने कहा, तुम दोनों मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, मुझे कितना समझती हो, नहीं तो वह मुझे हमसे भी नहीं और मुझसे प्यार भी नहीं करते। खुशी ने कहा, अब छोड़ो, वह सब जाने दो और जाकर अपना काम कर लो, तुम्हारे पेशेंट तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। रथु ने कहा, मुझे नहीं जाना उनके केबिन में, इसीलिए वार्ड में जा रही हूं, अपने पेशेंट को देखने के लिए, मुझे उनका मुंह भी नहीं देखना। कावेरी ने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसा तुम कर लो, अब जाओ, जाकर अपना काम देख लो, हम मिलेंगे बाद में, हमें भी कुछ और इंपॉर्टेंट काम है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।